हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आई एम श्योर कि आप लोगों का सीएमएसएल का रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बारी पूरा का पूरा शेड्यूल बता दीजिए कि हम अपने आगे के 4 दिन किस तरीके से यूज करें। सो डेफिनेटली उसका एक वीडियो मैं कल मॉर्निंग में अपलोड करूंगा। और मैंने एक वन शॉट रिवीजन आप लोगों के साथ लिया था फॉर सीआईएस चैप्टर। आई होप आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ होगा। और आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वन शॉट रिवीजन फॉर डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। सो गाइस, बहुत डिटेल में मैं आपके साथ पढ़ूंगा। एंड मजेदार बात सुनो क्या है कि ये चैप्टर मैं पूरा का पूरा 1 से 1.5 घंटे में आपको रिवाइज कराऊंगा along with स्कैनर क्वेश्चंस। यस, ये जो चैप्टर है ना, अगर आप खुद करने बैठोगे ना तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 7 to 8 hours, मे बी 9 hours, और वो भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को इस वन शॉट रिवीजन सीरीज से बहुत 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 बेनिफिट मिलने वाला है। बट मेक श्योर कि इस क्लास को देख लिया करो और नोट्स को ना 2-3 बार ना कोशिश करो कि बार बार पढ़ के, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो रिटेन हो जाए, ताकि वहां पर आप रिकॉल करके उसको लिख पाओ। ठीक है। सो जिन बच्चों को याद नहीं आता उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि वो बार बार उसको पढ़ते नहीं है। तो अगर आप जितनी बार अपने साथ पढ़ोगे ना तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। राइट, चलो सो लेट्स बिगिन नाउ। नोट्स जो मैं यहाँ पे रेफर करने जा रहा हूँ, इसका असाइनमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चार्ट्स बना बना के समझाऊंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं अबाउट डी लिस्टिंग, ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं छोटा सा, ताकि हम लोगों को समझ आए कि व्हाट इज डी लिस्टिंग। डी लिस्टिंग का मतलब होता है बेटा कि हम अपने स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स को परमानेंटली हम रिमूव कर रहे हैं। यानी कि आप अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर रहे हो, मतलब अब से आपके शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होगी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो दैट इज व्हाट डी लिस्टिंग इज। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम अपने शेयर्स को लिस्ट करते हैं, मतलब हम अलाउ करते हैं, हम एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। डी लिस्ट का मतलब होता है हम उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अपने शेयर को हटा रहे हैं, यानी कि अब वहां पर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। ठीक है सर। अब जब भी हम डी लिस्टिंग की बात करते हैं ना बेटा, तो डी लिस्टिंग का ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, पहले तो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। जो फेज 1 है बेटा, दैट इज वॉलंटरी डी लिस्टिंग, वॉलंटरी डी लिस्टिंग। ठीक है जी। और जो फेज 2 है इसका, उसके अंदर हम बोलते हैं मैंडेटरी डी लिस्टिंग, मैंडेटरी डी लिस्टिंग। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, वॉलंटरी डी लिस्टिंग का मतलब होता है कि हम चाह रहे हैं कि हम अपने शेयर्स को क्या कर दें, डी लिस्ट कर दें। ठीक है। और मैंडेटरी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स की ट्रेडिंग को अपने यहां से रिमूव करना चाहता है। अच्छा, बच्चा कहता है सर मैंडेटरी डी लिस्टिंग क्यों हो रही है। सर कई बार क्या होता है, आप सबको मालूम होगा कि एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन होता है, एलओडीआर कंप्लाई करना होता है आपको। अब मान लो आप एलओडीआर कंप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो मुझे बताओ, अगर कंपनी को पता चल जाए कि आप एलओडीआर कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स को क्या कर सकता है, डीलिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज मैंडेटरी डीलिस्टिंग। अब बस मुझे इतना बता दो, एक सेकेंड बेटा, बस इतना मेरे को बता दो कि अगर डीलिस्टिंग हुई, जरा सोच के बताना, अगर शेयर्स की डीलिस्टिंग हुई तो नुकसान किसका, नुकसान किसका। क्योंकि डीलिस्टिंग होते ही क्या होगा सर, शेयर इलिक्विड हो जाएगा। शेयर क्या हो जाएगा, इलिक्विड। तो क्या ये शेयर होल्डर्स का नुकसान है, यस और नो। ये शेयर होल्डर्स का नुकसान है, यस और नो। तो अब शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, भाई अगर आप डीलिस्टिंग करना चाहते हो तो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे पहले हमें क्या दे दो, आप एग्जिट ऑफर दे दो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो डी लिस्टिंग, इट इज ऑल अबाउट गिविंग एग्जिट ऑफर टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रायर टू डी लिस्टिंग। आप डी लिस्टिंग करना चाहते हो, आप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप शेयर होल्डर्स को क्या दे दो, एक एग्जिट ऑफर दे दो। अब सवाल यहां पर दिमाग में आता है, सर एग्जिट ऑफर कौन देगा। तो याद रखना,
यहां पर एग्जिट ऑफर देता है एक्वायरर। हाँ जी, कौन देता है? एक्वायरर। क्लियर? जैसे टेक ओवर के अंदर भी एग्जिट ऑफर कौन देता है? एक्वायरर। तो यहां पर भी कौन देता है? एक्वायरर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर एक क्या है कि जब आप वॉलंटरी डीलिस्टिंग पढ़ोगे ना, तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग के अंदर बेसिकली दो तरह की डीलिस्टिंग आप पढ़ोगे। पहला कि आपने डीलिस्ट करा है फ्रॉम सम ऑफ दी स्टॉक एक्सचेंजेस। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्ट थे, बट आपने अपने आप को डीलिस्ट सिर्फ एनएसई से करा है, अभी भी आप बीएसई में लिस्टेड हो, तो एक तो ये केस बनेगा। और दूसरा केस बनेगा जब आप डीलिस्ट करोगे फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस। जब आप अपने आप को डीलिस्ट कहां से करोगे? सभी स्टॉक एक्सचेंजेस से जब आप डीलिस्ट करोगे तो ये बन जाएगा मैंडेटरी वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियर है? अब एक बात याद रखना, यहां पर नो एग्जिट ऑफर रिक्वायर्ड। कारण बता दो क्यों? एग्जिट ऑफर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल यू आर लिस्टेड ऑन वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि कहीं पे तो अभी भी आप लिस्टेड हो। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जिट देना पड़ेगा। तो क्या यहां पर एग्जिट के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? तो अब आप सोच के बताओ कि सबसे ज्यादा भयंकर प्रोसीजर कहां पे पड़ा होगा? सर यहां पे पड़ा होगा, यहां पे पड़ा होगा। यानी कि जब हम डीलिस्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो क्या वहां पर यह गड़बड़ हो जाती है कि अब लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो क्या यहां पे मैंडेट कर दिया जाता है कि आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जिट। लेकिन यहां पर आपको एग्जिट देने की जरूरत नहीं है। तो अब याद रखना कि अब हम जब रेगुलेशंस पढ़ेंगे ना, तो यहां पर हम पढ़ेंगे रेगुलेशन 5 एंड 6 और 7 रेगुलेशन ऑनवर्ड, रेगुलेशन 7 ऑनवर्ड हम लोग पढ़ेंगे डीलिस्ट फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। दिमाग में एक चार्ट रखो कि हम किस तरीके से चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है? डीलिस्टिंग का मतलब बहुत सिंपल सा है कि हम अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि अब आपका शेयर ट्रेड नहीं हो पाएगा आफ्टर वंस इट गेट्स डीलिस्टेड। क्लियर? ठीक है। और इससे होगा क्या? शेयर इलिक्विड हो जाएगा और इससे शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज शेयर होल्डर्स, जब शेयर इलिक्विड हो जाएगा तो उसकी प्राइसिंग प्रॉब्लम आएगी, कहां बेचना है ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए लॉ ने कहा कि ठीक है, आप डीलिस्ट करना चाहते हो करो, लेकिन आप हमें यानी कि पब्लिक शेयर होल्डर को क्या दे दो? आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दो। क्लियर हो गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और कौन दे रहा है यहां पर? एक्वायरर। कौन दे रहा है? एक्वायरर। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर एक्वायरर कौन होता है बेटा? प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप होता है। ज्यादातर केसेस में एक्वायरर कौन होता है? प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप। तो अभी तक जब आप ये चैप्टर पढ़ो ना, तो अपने माइंड में ऐसे ही चलना, अच्छा प्रमोटर जो है वो एक तरह से एग्जिट देगा टू द शेयर होल्डर्स कि भैया अपना पैसा लो और आप जाओ, क्योंकि अब मैं शेयर को क्या करने जा रहा हूं? डीलिस्ट। लेकिन एग्जिट देने की जरूरत नहीं है अगर ये केस वॉलंटरी डीलिस्टिंग है और सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज से आप डीलिस्ट हो रहे हो, स्टिल यू आर लिस्टेड ऑन सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन जहां आप डीलिस्ट हो जाओगे फ्रॉम ऑल, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो क्या वहां एग्जिट देना मैंडेटरी हो जाएगा? डन? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं कैसे पढ़ना है। ठीक है ना? इसको आराम से देखते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। शॉर्ट टाइटल क्या है? सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। और ये केम इनटू फोर्स कब से हुआ था? 10 जून 2021 से। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस अब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम चैप्टर करेंगे तो मैं बताऊंगा। जब मैं चैप्टर के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, तब इसको पढ़ना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है सर। अब यहां पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन 3, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। अब याद रखना, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि ये रेगुलेशन का स्कोप क्या है, यानी कि ये रेगुलेशन कब लगेगी। ठीक है ना? और किस केस में एप्लीकेबल होगी और कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। ध्यान से पढ़ना। देखो, एक एक रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप बेयर एक्ट से मैच कर लेना। आपको एक एक प्रोविजन ऐसा लगेगा कि सर आपने बेयर एक्ट ही पढ़ा दिया,
1 से सवा घंटे के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, कहता है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है। देखिए रेगुलेशन 3 बहुत क्लियरली बोलता है जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को डीलिस्ट करेगी तो उस पर यह चैप्टर लग जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में ये चैप्टर आप पर नहीं लगेगा। याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है नॉट एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कहां ये चैप्टर नहीं लगेगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। कहता है अगर आपके शेयर लिस्ट या ट्रेडेड हो रहे थे आईजीपी पर, यानी कि आपने अपने शेयर की लिस्टिंग कहां कराई थी बेटा, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे कराई थी। लेकिन अगर अब आपको याद हो तो आईजीपी में हमारे शेयर्स की जब लिस्टिंग होती है तो दो तरीके से होती है, लिस्टिंग विद पब्लिक इशू, लिस्टिंग विदाउट पब्लिक ऑफर। तो याद रखना ये विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये कह रहे हो कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर को लिस्ट कराया है आईजीपी पे विदाउट एनी पब्लिक इशू तो उसके ऊपर ये चैप्टर नहीं लगेगा। लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं लगेगा, सोच के देखो क्यों नहीं लगेगा। हम एग्जिट किसको दे रहे हैं, काइंड ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, लेकिन आपने तो पब्लिक इशू लाया ही नहीं, तो फिर यहां पे पब्लिक शेयर होल्डर वाली कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए ये चैप्टर आप पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि शेयर्स आर लिस्टेड ऑन आईजीपी विद पब्लिक इशू तो याद रखना ये चैप्टर लग जाएगा। क्लियर है। तो डी लिस्टिंग अगर हो रही है उन शेयर्स की जो कि लिस्ट कहां पर है आईजीपी पे विदाउट पब्लिक ऑफर, यानी कि सिर्फ लिस्टिंग हुई थी पब्लिक इशू नहीं आया था, तो लॉ कहता है कि अगर आप डी लिस्ट हो जाओगे तो आप पर ये चैप्टर हम अप्लाई नहीं करेंगे। वेरी गुड सर। और कौन सा केस है जब ये चैप्टर नहीं लगता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये केस आईबीसी का केस है, मैं आपको आईबीसी के लिए बताता हूं क्या है। मान लो एक कंपनी है जो कि लिस्टेड थी और वो इनसॉल्वेंसी में चली गई। अब आपको सबको मालूम होगा कि इनसॉल्वेंसी के अंदर क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन प्लान मांगा जाता है उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए। और अगर मैं ये कहूं कि वो रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी के अंदर अप्रूव्ड हो चुका है और उस रेजोल्यूशन प्लान में ये लिखा था क्या कि हम इस कंपनी के शेयर्स को क्या करेंगे, डीलिस्ट करेंगे बाय गिविंग एग्जिट टू द शेयर होल्डर्स, तो लॉ कहता है ठीक है अगर ये उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्लान की वजह से डीलिस्ट हो रही है तो उस पर ये चैप्टर नहीं लगेगा। क्लियर है। तो पढ़ के देखो क्या लिखा है, डीलिस्टिंग परसुएंट टू द रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी अगर प्लान प्रोवाइड्स फॉर डीलिस्टिंग और एग्जिट ऑफ एट स्पेसिफाइड प्राइस, यानी कि हम सभी लोगों को एग्जिट दे देंगे एट स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है। लेकिन याद रखना जो भी एग्जिट प्राइस आप दोगे पब्लिक को वो किसी भी कीमत पे कम नहीं होना चाहिए, किससे, प्रमोटर या एनी अदर शेयर होल्डर से। यानी कि गवर्नमेंट यहां पे बहुत क्लियरली बोल रही है कि अगर उस रेजोल्यूशन प्लान में क्लियरली लिखा हुआ है क्या कि हम शेयर को डीलिस्ट करेंगे या फिर हम स्पेसिफाइड प्राइस पर सबको एग्जिट दे देंगे, तो लॉ कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन whatever the price you are going to pay to the public should not be less than the price which you are going to offer to the promoter या फिर अदर शेयर होल्डर्स। आई होप क्लियर टू एवरीवन। कैन वी लॉक दिस? यस प्लीज, एक बारी कंफर्म कर देंगे। बोलो बोलो बोलो, हेलो 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 हेलो। ठीक है, मेरे को लगा मेरा माइक तो नहीं बंद हो गया भाई। ठीक है ठीक है ठीक है यार, एक मिनट ना माइक दूसरा लगाता हूँ मैं। हेलो, ये ठीक है, वो थोड़ा सा चार्जिंग कम थी उसकी। ठीक है सर, तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कैन वी लॉक दिस? ठीक है। अच्छा आप लोग ना अगर चाहो तो मैं ये वन शॉट रिवीजन ना आपके साथ लाइव भी ले सकता हूँ अगर आप चाहो तो, बट मैं लाइव इसलिए नहीं लेता ना क्योंकि मुझे लगता है कि सबका अपना अपना एक शेड्यूल बना हुआ है, तो मुझे लगा मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, हो सकता है 1.25 या 1.3x की स्पीड पे देखना चाहो, तो इसीलिए मुझे लगता है मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं और आप अपने आप से देखते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए हो ना कि सर ये वन शॉट रिवीजन लाइव ले लो तो आप मेरे को नीचे लिखना, अगर ज्यादातर बच्चे ऐसा लिखेंगे तो डेफिनेटली आई विल प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। 4 दिन पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। रेगुलेशन 4 कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग। अब मान लो एक कंपनी डीलिस्ट होने जा रही है तो इसकी क्या कंडीशन है? सर एक बात याद रखना, कोई भी कंपनी अगर डीलिस्ट होने जा रही है ना तो कम से कम 3 साल उसको इलैप्स्ड हो चुके होने चाहिए
फ्रॉम द डेट जब उसका शेयर लिस्ट हुआ था। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज लिस्ट कराया था और 6 महीने के बाद आप कह रहे हो हम डीलिस्ट करेंगे, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है, अनलेस 3 ईयर elapsed since लिस्टिंग ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर्स। पहला वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन कहते हैं अगर आप डीलिस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि यहां पे डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर है ना, लेकिन अगर आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आउटस्टैंडिंग है जो कि सेम क्लास ऑफ इक्विटी में कन्वर्ट होंगे बाद में, तो आप डीलिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यू शुड नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो कि कन्वर्टेबल इनटू सेम क्लास ऑफ इक्विटी हो जिन्हें आप डीलिस्ट कर रहे हो। समझ आ रही है? 3 साल इलैप्स होने चाहिए कम से कम, और आपके पास कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। देन नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपने रिसेंटली शेयर्स का बायबैक करा था, पर्सुएंट टू बायबैक, कम से कम 6 मंथ इलैप्स्ड फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक। यानी कि अगर आपने रिसेंटली शेयर्स को बायबैक करा था तो क्या उस बायबैक में कम से कम 6 महीने का अंतराल आ चुका होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये सब कूलिंग ऑफ पीरियड होते हैं। मान लो अभी रिसेंटली आपने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी थी, तो याद रखना कम से कम 6 महीने इलैप्स्ड हो चुके होने चाहिए। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी प्लीज ध्यान से सुनेंगे, 2 कूलिंग ऑफ पीरियड है। एक, आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि कन्वर्टेबल इनटू सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर हो, और कम से कम 3 साल इलैप्स हो चुके हो। लेकिन याद रखना ये जो पहली 2 कंडीशन है ना, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेगुलेशन 5 एंड 6, यानी कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर आप कुछ ही स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि मान लो मैं एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हूं और मैं खाली एनएससी से डीलिस्ट होने जा रहा हूं, तो बेटा मैं अगले साल भी डीलिस्ट हो सकता हूं, वो 3 साल वाली कंडीशन नहीं है। और इवन इन दैट केस अगर मेरे कोई आउटस्टैंडिंग है, क्या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज कन्वर्टेबल इनटू सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये जो 2 पहली कंडीशन है ना, ये तभी लगेंगे जब कंपलसरी वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, जब डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस होगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस। नेक्स्ट, अब वो कहता है कि रेगुलेशन 4(2) की कंडीशन सुन लो क्या है। जो एक्वायरर है ना, यानी कि एक्वायरर कौन होता है बेटा, जो प्रपोज कर रहा है डीलिस्टिंग को, वो प्रपोज नहीं कर सकता अगर उसने पिछले 6 महीने में प्रायर टू इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट कंपनी के शेयर्स को बेचा था। इसका मतलब आपने अगर पिछले 6 महीने में शेयर्स कंपनी के बेचे थे, तो अब आप दोबारा उन्हें खरीद कर डीलिस्टिंग में प्रपोजल नहीं दे सकते। 6 महीने का अंतराल हर चीज में बहुत जरूरी है। कंप्लीशन ऑफ बायबैक जब हुआ था वहां से 6 महीने कम से कम बीत चुके होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी थी वहां से 6 महीने बीत चुके होने चाहिए। अगर एक्वायरर ने कोई शेयर बेचे थे तो वो भी कम से कम 6 महीने बीत चुके होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे डीलिस्टिंग को प्रपोज। क्या यहां तक क्लियर है? यस। अब देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कंडीशन ए एंड बी ऑफ 4(1), यानी कि ये जो 2 कंडीशन है, नॉट एप्लीकेबल व्हेन डीलिस्टिंग फॉल अंडर रेगुलेशन 5, यानी कि डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस ओनली। ये ध्यान रखना। 4(4) क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये भी याद रखना कि ये जो एक्वायरर है ना, ये कंपनी का पैसा यूज नहीं कर सकता। कारण तो क्यों, यहां पर शेयर जो भी खरीदे जाएंगे वो किसके पास जाएंगे? एक्वायरर के पास। इट्स नॉट बायबैक। देखो बायबैक के अंदर क्या होता है, कंपनी शेयर खरीदती है तो कंपनी का पैसा यूज होता है। यहां पर एक्वायरर शेयर खरीद रहा है तो पैसा किसका यूज होगा? एक्वायरर का। तो वो कहता है कि आप कंपनी का फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू फाइनेंस एग्जिट अपॉर्चुनिटी फॉर रिमेनिंग शेयर होल्डर्स एक्विजिशंस। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एंटी फ्रॉड क्लॉज। ये क्या डाला है पता है इन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि भाई जितने भी एक्वायरर्स ये जो कर रहे हैं, इनका इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई डिवाइस या स्कीम या आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड एनी शेयर होल्डर यूज करें, या एंगेज इन ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग इन फ्रॉड या डिसीट, या एंगेज इन फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस। यानी कि कोई भी एक्वायरर इस तरह का ना तो कोई डिवाइस यूज करेगा, ना ही वो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन में
आएगा जिसमें आप डिसीट या फ्रॉड करते पाए गए, ना ही आप कोई ऐसा एंगेजमेंट ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट या डिसेप्टिव डिवाइस करोगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने दो रेगुलेशन पढ़ी, रेगुलेशन 3 एंड 4। रेगुलेशन 3 और 4 में डिफरेंस क्या था? रेगुलेशन 3 है एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर दो केसेस में मैंने नॉन एप्लीकेबल बना दिया। जब हम रेगुलेशन 4 पढ़ने लगे तो उन्होंने कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग दे दिया। अब जब रेगुलेशन 4 पढ़ते तो 4.1 में 4 है, फिर 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5। 4.5 क्या है कि जो भी एक्वायरर है, ही शेल नॉट क्या एम्प्लॉय एनी डिवाइस या स्कीम या आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड द शेयर होल्डर। ये शब्द आपने पहले भी पढ़े होंगे प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज वॉलंटरी डीलिस्टिंग। वॉलंटरी डीलिस्टिंग का पहला फेज हम करेंगे जिसके अंदर आप सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस से जा रहे हो। और मैंने पहले ही बोला, जब आप सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस से जाते हो बट स्टिल यू आर लिस्टेड ऑन सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो वहां पर आपको एग्जिट देने की जरूरत नहीं है और उसका डीलिस्टिंग प्रोसीजर भी बहुत आसान है। ठीक है ना, देखो क्या, कंपनी कैन डीलिस्ट फ्रॉम वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको एग्जिट देने की जरूरत नहीं है। इफ आफ्टर डीलिस्टिंग शेयर कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, अगर आप स्टिल किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल प्रोसीजर होगा। सोच के देखो, आपने कहीं पर भी एग्जिट तो देना नहीं है, तो फिर यहां पर बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाते, क्या सिंप्लीफाइड वे में ही क्या हमारी डीलिस्टिंग हो जाती है। और वो क्या है, आराम से देखना। 6(1)(a) कहता है पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल ले लो। 6(1)(b) कहता है एप्लीकेशन दे दो, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, कि मुझे आपके यहां से क्या होना है, डीलिस्ट होना है। 6(1)(c) कहता है पब्लिक नोटिस दे दो, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जहां पर आपका रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज होगा। ठीक है, फिर वो कहता है डिस्क्लोजर ऑफ डीलिस्टिंग इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग, यानी कि आप जैसी डीलिस्ट कर दोगे तो आपकी जो भी आपको जो भी एनुअल रिपोर्ट देनी है ना, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा डीलिस्टिंग के बारे में और उसके रीजन के बारे में कि आपने अपने आप को डीलिस्ट क्यों करवाया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 6(2) कहता है कि आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। हाँ जी, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने जा रहे हो, क्यों डीलिस्ट होने जा रहे हो। ठीक है ना, और कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर आप अभी भी लिस्टेड रहने वाले हो। क्लियर है? और जिस स्टॉक एक्सचेंज को आपने अप्लाई करा था ना, वो आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा 30 वर्किंग डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, यानी कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे 30 वर्किंग डेज के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा। सर एक बार दोबारा बताओ ना। देखो बहुत सिंपल है। रेगुलेशन 6 क्या कह रहा है? रेगुलेशन 6 कह रहा है भैया व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है इसका? तो उसने कहा बहुत सिंपल प्रोसीजर है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल ले लो, स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर दो। इजी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल कर दो और रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर दो, एक पब्लिक नोटिस दे दो। ठीक है, और पोस्ट डीलिस्टिंग जो भी आपकी पहली एनुअल रिपोर्ट आएगी उसमें डिस्क्लोजर ऑफ डीलिस्टिंग दे देना। ठीक है, एक पब्लिक नोटिस निकाल दो जिसमें आप सब कुछ बता दो, कौन से स्टॉक एक्सचेंज से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे आप अभी भी लिस्टेड रहने वाले हो। क्लियर है? और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एक्सचेंज आपकी एप्लीकेशन जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा कितने समय में? 30 वर्किंग डेज के अंदर ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। अब आप ध्यान से देखो, आपको पढ़ना क्या? आपको 3 पार्ट तो पढ़ने हैं बस। इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? 3 पार्ट पढ़ने हैं आपको। ये हो भी गया आपको, समझ आया? साथ साथ अगर आप कहोगे तो रेगुलेशन नंबर साथ साथ डालते हो। 3 क्या है? स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। 4 क्या है बेटा? कंडीशंस ऑफ डीलिस्टिंग। 5 एंड 6 क्या है? ये है वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। यहां पर बहुत क्लियरली आपको क्या ध्यान रखना है? नो एग्जिट रिक्वायर्ड, नो एग्जिट ऑफर रिक्वायर्ड। आपको किसी तरह का कोई एग्जिट देने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया ना? अब हम यहां से पढ़ेंगे 7। समझ आ गया? 7 भी क्या है पता है? वॉलंटरी डीलिस्टिंग।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। रेगुलेशन 7 क्या कहता है? रेगुलेशन 7 बहुत सिंपली कहता है कि भाई अगर आप डीलिस्ट करोगे सभी स्टॉक एक्सचेंज से तो आपको देना पड़ेगा एग्जिट। क्या देना पड़ेगा? एग्जिट। किसको? पब्लिक शेयर होल्डर्स को। प्लीज यहां पे याद रखिएगा, एग्जिट किसको देना है? पब्लिक शेयर होल्डर्स को। अब एक बात बताओ जरा, सोच के देखना, दिमाग लगाना। टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है? प्रमोटर, प्रमोटर और दूसरा क्या होता है? पब्लिक। यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वायरर कौन है? प्रमोटर। तो एग्जिट किसको देगा? पब्लिक। समझ आ रही है? ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आप सभी स्टॉक एक्सचेंजेस से अपने आप को डीलिस्ट कर रहे हो तो क्या आपको एग्जिट देना जरूरी है? किसको? पब्लिक शेयर होल्डर। ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखो क्या है। प्रोसीजर क्या है? बड़े आराम आराम से देखना। व्हाट इज द प्रोसीजर? अगर आपको एग्जिट देना है किसको? टू द पब्लिक शेयर होल्डर, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? ये आगे का जो प्रोसीजर है ना, उसके लिए ना आप एक काम करो, एक ना हिरारकी लिखो जरा सारे। एक हिरारकी लिखनी है आप, ठीक है? लिखो जरा। सबसे पहले तो आपको एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है, ठीक है? फिर आपको लीड मैनेजर को अपॉइंट करना है, ठीक है? फिर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेना है, फिर शेयर होल्डर अप्रूवल लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है। ये पूरा एक प्रोसेस है। बड़े आराम आराम से देखना यहां पे क्या कहना है, ठीक है? सबसे पहला जो काम आपको करना है ना, अगर आप अपने आप को डीलिस्ट करना चाहते हो फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, सबसे पहला जो काम है ना, वो आपको एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। अब कई बच्चों को नहीं पता चलता व्हाट इज इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। देखिए, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट को ना हम ऐसा बोलते हैं, इट इज काइंड ऑफ इंटेंट। यानी कि आप अपनी इंटेंट शो कर रहे हो कि हम ऐसा चाह रहे हैं। और ये जो इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट है ना, ये आपको किसको भेजनी है? स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी है। साथ में विद इन 1 डे आपको कंपनी को भी भेजनी है जिसके शेयर्स को आप डीलिस्ट कर रहे हो, और एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? आपका जो इंटेंट था ना, क्या वो उसको आगे डिसेमिनेट करेगा। मतलब वो एक तरह से अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके क्या जनता को बताता है, ऐसा एक इंटेंशन मेरे पास आया है। ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको एक लीड मैनेजर, जो कि आपको मालूम ही है कि हमने आईसीडीआर में भी पढ़ा था, हर जगह पढ़ते हैं आप, कि आपको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना होता है, और जो भी लीड मैनेजर आप अपॉइंट करोगे वो आपका एसोसिएट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी द एसोसिएट, ठीक है? फिर उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल लेना होता है, और लास्ट में आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना होता है, एंड देन आपको स्टॉक एक्सचेंज को एक तरह से अप्लाई करना होता है। तो अब इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, रेगुलेशन 8, 9, 10, 11, 12। तो ये रेगुलेशन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आईपीए, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, विच इज अ काइंड ऑफ इंटेंट गिवन बाय यू टू द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आप डीलिस्ट हो रहे हो। ऑन द डेट ऑफ, देखो, जिस दिन एक्वायरर सोचता है कि मुझे डीलिस्ट करना है, वेन एवर यू डिसाइड टू डीलिस्ट, आप सबसे पहला काम क्या करना? अपना इंटेंट भेज देना सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां जहां पे आपका शेयर लिस्ट है, और स्टॉक एक्सचेंज इसको आगे डिसेमिनेट कर देगा। खत्म। तो आईपीए किसको भेजना है बेटा? सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां जहां पे आपका शेयर डीलिस्ट होना चाह रहा है, यानी कि जहां वो लिस्टेड था और जिसे आप डीलिस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है सर? अब कहते हैं कॉपी ऑफ आईपीए को आपको कंपनी को एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस भेजनी है, कितने समय में? विद इन 1 वर्किंग डे, ठीक है? अब जब भी आप आईपीए यानी कि अपना इंटेंट देने जा रहे हो, वहां पर आपको रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है ना? रीजन भी देना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा चाह रहे हो। साथ में आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई मैं जो भी कर रहा हूं ना, वो इन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन 4.2 एंड 4.5 है। अब बच्चा कहता है 4.2 क्या है, 4.5 क्या है? बताओ। 4.2, 4.5 अभी अभी मैंने आपको बताया। मैंने आपसे क्या कहा था? 4.2 के अंदर उन्होंने कहा था
कि जो भी एक्वायरर है उसको इंश्योर करना है कि उसने पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी के शेयर्स को बेचा नहीं होना चाहिए। और 4-5 के अंदर आप जो एक्वायरर हैं उसका इंटेंशन क्या किसी को डिफ्रॉड करना नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी कि भैया मैंने पिछले 6 महीने में कोई शेयर नहीं बेचे हैं और ना ही मेरा कोई इंटेंट किसी को डिफ्रॉड करना है। समझ में आ गया? यस सर। और हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं क्या उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो मिसलीडिंग है या ओमिटेड है। क्या सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया सर, ये तो बड़ा इजी हो गया। आईपीए क्या होता है? इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किसको देना है बेटा? सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां पे आपका शेयर लिस्ट है जिसे आप डीलिस्ट करवाना चाह रहे हो, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या करेगा? डिसेमिनेट कर देगा। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? कॉपी ऑफ आईपीए कंपनी को भी भेजनी है एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस जिसके शेयर डीलिस्ट हो रहे हैं इमीडिएटली। कब तक? विद इन 1 वर्किंग डे, ठीक है। अब जब भी आप आईपीए भेजते हो तो उसके अंदर आपको रीजन बताना है डीलिस्ट क्यों हो रहा है। आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि मैंने सारे कंप्लायंसेस 4.2 और 4.5 के फुलफिल करे हुए हैं और किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग या ओमिटेड नहीं है। चलो अब आ जाता है लीड मैनेजर को अपॉइंट करो, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या आपको सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर बिफोर आईपीए अपॉइंट करना होगा? वो आपका एसोसिएट नहीं होना चाहिए और जितनी भी सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज होंगी क्या वो मैनेजर के थ्रू होंगी, ठीक है सर। अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ना दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखना आपको क्या करना है 21 डेज, याद रखना, ये ध्यान रखना, ये आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको इस असाइनमेंट के ना बिल्कुल नीचे दिखाता हूं क्या है, आप भी कहोगे सर यार मजा आ गया। ये देखो यहां पे देखो जितने भी नंबर्स टू रिमेंबर हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। देखो कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर बायबैक 6 मंथ, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 6 मंथ, शेयर सोल्ड बाय द एक्वायरर 6 मंथ, ठीक है। मिनिमम पीरियड जब आप इलैप्स हुआ होगा 3 इयर्स, ठीक है। बोर्ड अप्रूवल 21 डेज। आईपीए की कॉपी कंपनी को कब तक देनी है? विद इन 1 वर्किंग डे। आप देख रहे हो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको ये याद करना हो ना तो सारे डेज यहां पे दिए हुए हैं। क्या सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। यस सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड अप्रूवल के लिए उन्होंने बोल दिया भाई बोर्ड अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन 21 डेज फ्रॉम आईपीए, यानी कि जब आपने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी उसके 21 दिन के अंदर आपको बोर्ड अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब होता क्या है कि मान लो आपको बोर्ड अप्रूवल लेने के लिए बोर्ड को आपने एक तरह से रिक्वेस्ट करी है, तो अब रिक्वेस्ट क्या करिए आप समझ रहे हो ना। जब आईपीए भेजा होगा तो आपने अपनी इंटेंट बोर्ड को भी तो दे दी, कंपनी को भेजी थी ना एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, तो क्या मैंने अपनी इंटेंट बोर्ड को दे दी। अब बोर्ड क्या करेगा? कंसीडर करेगा प्रपोजल को, ठीक है। और इसके लिए बोर्ड अपॉइंट करता है पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है। और पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। क्या मांगेगा? कुछ डिटेल्स। कैसी डिटेल्स? वो आपसे मांगेगा कि पिछले 2 साल के अंदर जितने भी टॉप 25 शेयर होल्डर्स थे एज वेल एज एक्वायरर और उसकी रिलेटेड एंटिटीज, इन्होंने क्या क्या बाय करा, क्या क्या सेल करा और किस प्रकार की डीलिंग करी है। मैं रिपीट करूंगा, पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के बाद आपको उसे प्रोवाइड करना होगा कुछ डिटेल्स। किस तरह की डिटेल? बाइंग, सेलिंग, डीलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी बाय एक्वायरर, उसके रिलेटेड एंटिटीज इन द लास्ट 2 ईयर प्रायर टू, ठीक है ना। यानी कि पिछले 2 साल में आपने जितने भी शेयर्स में बाय सेल या डील करा होगा उसकी डिटेल चाहिए, अलोंग विद जितने भी टॉप 25 शेयर होल्डर्स हैं उनका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। साथ में आपको देनी पड़ेगी कि इनकी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब वो कहता है ये जो पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी है ना ये क्या करेगा? एक्चुअली में ड्यू डिलिजेंस करेगा, ठीक है, और सर्टिफाई करेगा कि क्या आप कंप्लायंस विद सिक्योरिटी लॉ हो या नहीं, इंक्लूडिंग रेगुलेशन 4.5। मैं बार बार बोल रहा हूं 4.5 क्या था? जिसमें हम कह रहे थे कि नो एक्वायरर शेल एंगेज इन एनी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन टू डिफ्रॉड और डिसीट अदर या एम्प्लॉय एनी डिवाइस जिसका इंटेंट लोगों को डिफ्रॉड करना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए क्या पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी चेक करेगा कि क्या आपने सभी कंप्लायंसेस को पूरा करा, और साथ में क्या 4.5 को भी हम देखेंगे कि कहीं आपका इंटेंट किसी को डिफ्रॉड करना तो नहीं है।
फिर उसके बाद जब पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट बना के दे देगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब सर्टिफाई करेंगे क्या कि कंपनी कंप्लाई कर रही है विद ऑल सिक्योरिटी लॉज, एक्वायरर और रिलेटेड पार्टी ने कंप्लाई करा है, सब कुछ बेस्ड ऑन पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट, और ये जो भी डीलिस्ट होने जा रहा है ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में ही होगा। जब ये फाइनल बोर्ड सर्टिफाई कर देगा ना, तब जाके इस बोर्ड के डिसीजन को अलोंग विद जो भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट थी अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ऑडिट रिपोर्ट कौन सी, तो लिख लो ये ऑडिट रिपोर्ट वही है जो हमने डिपॉजिटरी रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन 76 में ऑडिट पड़ा हुआ है। आपको याद है कौन सा ऑडिट था वहां पे? सर आपको याद, हमने वहां पे 2 ऑडिट पढ़े थे, कॉन्करेंट ऑडिट पढ़ा था, एक नॉर्मल ऑडिट पढ़ा था। हमने कहा था कि हमें चेक करना होता है कि जितने शेयर हमारे डीमैट फॉर्म में है और जितने शेयर वहां पर लिस्टेड हैं क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। तो आपने स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या देना है? एक तो बोर्ड का डिसीजन, एक जो भी पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी था उसकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, साथ में आपको देनी है ऑडिट रिपोर्ट, और ये आपको सबमिट करनी है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज डिसेमिनेट कर देगा टू द पब्लिक फोर्थविथ। खत्म, ठीक है सर। अब रेगुलेशन 11 कहता है अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर लेना पड़ेगा। अब अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर के लिए समय है 45 दिन। 45 दिन फ्रॉम द बोर्ड अप्रूवल आप लोगों को शेयर होल्डर से एसआर पास करवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक खास बात थी, अगर आपको याद हो तो एसआर शैल बी एक्टेड अपॉन कब? व्हेन वोट कास्ट बाय पब्लिक शेयर होल्डर इन द फेवर शुड बी ट्वाइस ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। यानी कि मान लो पब्लिक शेयर होल्डर 6 थे, तो जिन्होंने फेवर में किया था और जिन्होंने अगेंस्ट में किया था, जो फेवर वाले थे क्या वो ट्वाइस होने चाहिए थे किनसे? जिन्होंने अगेंस्ट करा था। इसका मतलब एसआर पास तो हो जाएगा, लेकिन एसआर एक्टेड अपॉन कब होगा? व्हेन वोट कास्ट बाय पब्लिक शेयर होल्डर शुड बी ट्वाइस ऑफ द वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट। यानी कि फेवर वाले डबल थे अगेंस्ट वालों से। ठीक है सर। तो वो क्या कह रहा है? एसआर विद इन 45 डेज ऑफ बोर्ड अप्रूवल थ्रू पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग एज पर कंपनीज एक्ट ऑल मटीरियल फैक्ट इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। यानी कि आपको याद होगा जब भी हम कोई मीटिंग रखते हैं तो क्या हम नोटिस भेजते हैं, और नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर रीजन जाता है क्यों हम लोग ये मीटिंग रख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस मीटिंग। तो ये सब आपको वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी वोट कास्ट किए जाएंगे बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन द फेवर मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द वोट कास्ट अगेंस्ट। समझ आ गया? तो इसमें याद रखना, पहले एसआर पास करो, फिर यहां पे लिख देना एसआर शैल बी एक्टेड अपॉन इफ वोट बाय पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वोट बाय पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट। ठीक है जी? ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है? अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो किससे? स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है जी? अब उसके लिए क्या करना है? आपको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है। कितने समय में? 15 दिन फ्रॉम एसआर। अब आप देख रहे हो कितने डेज आ रहे हैं, पहले 21 डेज था, फिर 45 डेज है, फिर 15 दिन है। अब कई बार बच्चा कहता है सर क्या ये याद करना जरूरी है? नहीं करोगे तो चल जाएगा, कोशिश करो। मैंने पहले ही बोला असाइनमेंट को 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एप्लीकेशन टू एसी विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ एसआर या रिसीट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी अप्रूवल विच एवर इज लेटर। मतलब समझ रहे हो? अगर मान लो आपको किसी स्टैट्यूटरी अप्रूवल का वेट है, फिर तो डेफिनेटली जब तक स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं आएगा आप अप्लाई मत करना। लेकिन अगर कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं है तो बेटा जैसे ही एसआर पास हुआ था उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर आप अप्लाई कर देना। अब जब आप अप्लाई करते हो ना तो साथ में ऑडिट रिपोर्ट जाती है। मैंने कहा ना रेगुलेशन 76 वाली ऑडिट रिपोर्ट जाती है। ठीक है। और फिर स्टॉक एक्सचेंज इसको अगले 15 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट अनफेयरली विदहोल्ड, मतलब अननेसेसरी वो आपकी एप्लीकेशन को विदहोल्ड नहीं कर सकता। ठीक है। बट मे रिक्वायर कंप्लायंस विद रेगुलेशन 10 and 11 ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन एंड लिस्टिंग फीस LODR पेंडिंग लिटिगेशन। मतलब समझो क्या है, कुछ केसेस में योर एप्लीकेशन कैन बी विदहेल्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। कब कब? अगर आपने रेगुलेशन 10 बोर्ड अप्रूवल नहीं लिया,
या फिर आपने अभी तक एसआर पास नहीं कराया, या फिर कोई इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन अभी पेंडिंग चल रही है, या फिर आपने कोई लिस्टिंग फीस पे नहीं करी, या फिर आपका कोई एलओडीआर का कंप्लायंस अधूरा है, या फिर आपकी कोई लिटिगेशन पेंडिंग है। ये कुछ केसेस होते हैं जहां पर आपकी एप्लीकेशन को क्या किया जा सकता है, विद होल्ड किया जा सकता है बाय द स्टॉक एक्सचेंज। आम तौर पे ये विद होल्ड नहीं करते, बट मान लो आपकी कोई लिस्टिंग फीस नहीं पे करी, आपने एलओडीआर कंप्लाई नहीं करा, आपकी कोई ग्रीवेंसेस है जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, समझ रहे हैं, या फिर आपकी कोई लिटिगेशन पेंडिंग चल रही है, वहां पर क्या मैं आपकी एप्लीकेशन को विदहेल्ड कर सकता हूं। आई होप क्लियर टू एवरीवन। लॉक कर दूं बेटा? लीजिए, ये पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आइए यहां पर उस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। चलो दोबारा से लिखते हैं। रेगुलेशन 3(4) बताओ। स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, कंडीशंस। 5(6) voluntary delisting from some of the stock exchanges still listed on the other stock exchanges. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 क्या है? नो, सॉरी, एग्जिट देना पड़ेगा। 8 क्या है? इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो एज अ लीड मैनेजर। बोर्ड अप्रूवल ले लो, शेयर होल्डर अप्रूवल ले लो, और फिर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो। किससे? स्टॉक एक्सचेंज से। क्या स्टॉक एक्सचेंज आपकी एप्लीकेशन को विदहेल्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कुछ केसेस में आपकी एप्लीकेशन कैन बी विदहेल्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। जल्दी जल्दी बता दो, क्या यहां तक हमें क्लियर हो गया? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अब जरा नेक्स्ट पार्ट जरा बड़ा ध्यान से देखना है आपने, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अगले फेज में जा रहे हैं। अब एक बच्चा कहता है कि सर मेरी बात सुनो ना, सारे अप्रूवल्स ले लिए, अब क्या? अब बेटा जी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का तरीका क्या है, ठीक है ना? अब उसके लिए एक चार्ट बना रहा हूं, वो ध्यान से देखो। लिखो जरा। वंस ऑल अप्रूवल्स टेकन, सारे अप्रूवल ले लिए, शेयर होल्डर अप्रूवल ले लिया, बोर्ड अप्रूवल ले लिया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज भी ले लिया। अब क्या? ध्यान से देखना सर। अब ना लॉ कहता है कि फॉर गिविंग एग्जिट तेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुझे एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तेरे को एक डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट या डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। याद रखना, ढिंडोरा पीटना पड़ेगा न्यूज़पेपर। आईपीए वॉज इंटेंट, डीपीए इज काइंड ऑफ ढिंडोरा। याद रखना, ये न्यूज़पेपर में जाता है बेटा, ठीक है? फिर तेरे को लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा कि लोग जो जो डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने अपने शेयर्स को टेंडर करना चाहते हैं, क्या वो टेंडर कैसे करेंगे? थ्रू लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है? फिर उसके बाद यहां पे बिडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सब पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखिए होता क्या है कि यहां पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब आप अपने पब्लिक शेयर होल्डर को एग्जिट दो तो आपके पास दो मेथड्स हैं बेटा, लिख लो। मेथड 1 का नाम है रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड, आरबीबी, और दूसरे मेथड का नाम है फिक्स्ड प्राइस मेथड। फिक्स्ड प्राइस मेथड। अगर आप रिवर्स बुक बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो यहां पर ना एक डिस्कवर्ड प्राइस निकलता है। रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से क्या निकाला जाता है? एक डिस्कवर्ड प्राइस निकाला जाता है। दोबारा बोलो, क्या निकाला जाता है? एक डिस्कवर्ड प्राइस निकाला जाता है। आपको वो डिस्कवर्ड प्राइस को बेस बनाकर, क्या आपको शेयर्स को एक तरह से बाय करना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है।
और फिक्स्ड प्राइस मेथड तो कुछ है ही नहीं, यहां पर आपको एक प्राइस देना होगा कि भैया आप लोगों को बोलोगे कि मैं इस प्राइस पे शेयर बाय करना चाहता हूं, whoever is willing to tender their share they can tender me। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एग्जिट देने के लिए ये प्रोसीजर है और एग्जिट देने के मेथड दो है, वैस में यही बोल रहा हूं। तो अगर पेपर में आ जाए हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू गिव एग्जिट टू द पब्लिक शेयर होल्डर, तो आपने क्या बोलना है, मेथड 1 रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस और मेथड 2 फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस। क्लियर हो गया? अब जब हम रिवर्स बुक बिल्डिंग में आते हैं तो यहां पर एक डिस्कवर्ड प्राइस निकला जाता है जो कि बेस्ड ऑन बिडिंग होता है बेटा, ये बिडिंग के आधार पे निकलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर। अब शुरू करते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद एस्क्रो। अच्छा, ये रेगुलेशन ना 14 है, ये 15 है, ये 16 है। बच्चा कहता है लेकिन 13 कहां गई? 13 सिर्फ ये कह रहा है एग्जिट देने का प्रोसीजर 14 से स्टार्ट होता है। समझ आ गया? ठीक है सर। अब बड़े आराम आराम से देखना है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द एस्क्रो, बाय व्हाट पीरियड ऑफ टाइम एस्क्रो में जमा कराना है। तो ये सारी बातें अब मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं, सारे बच्चे प्लीज ध्यान से फोकस करेंगे। आइए, 13 क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी चैप्टर 4 अप्लाइज टू डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि इन एक्सिट अपॉर्चुनिटी केसेस ये चैप्टर लग जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आ रही है रेगुलेशन 14। रेगुलेशन 14 क्या कहती है? आराम आराम से पढ़ना क्योंकि इसके अंदर आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जिट देना चाहते हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं? तो उसके लिए आपको कुछ पैसा अभी के अभी एस्क्रो में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कब जमा कराना पड़ता है वो ध्यान से सुनना। लॉ कहता है जैसे ही तुझे शेयर होल्डर अप्रूवल मिल चुका था, कहां पे? रेगुलेशन 11 में, उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर तुझे एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाना था, इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट। इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जिसमें अगर आप पैसा जमा कराओ तो उस पैसे पे आपको क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट। किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ आपको ये एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कितने समय बेटा? 7 वर्किंग डेज फ्रॉम शेयर होल्डर अप्रूवल अंडर रेगुलेशन 11। ठीक है, और वहां जमा कराना पड़ेगा 25% ऑफ टोटल कंसिडरेशन। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज टोटल कंसिडरेशन? तो याद रखना टोटल कंसिडरेशन के यहां पे 2 मीनिंग्स हैं। जो पहला मीनिंग है टोटल कंसिडरेशन का, प्लीज शब्दों पे ध्यान रखना मेरे। टोटल कंसिडरेशन अगर आप रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड से आ रहे हो, तो टोटल कंसिडरेशन का मतलब होगा हायर ऑफ फ्लोर प्राइस एंड इंडिकेटिव प्राइस। बच्चा कहता है सर डिस्कवर्ड क्यों नहीं लिखा आपने? सर डिस्कवर्ड प्राइस तो अभी निकल ही नहीं सकता, वो तो बिडिंग पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब रिवर्स बुक बिल्डिंग के अंदर क्योंकि डिस्कवर्ड प्राइस बाद में पता चलता है, तो आपको बेसिकली यहां पर एक फ्लोर प्राइस जो कि रेगुलेशन 19A में बताएगा व्हाट इज फ्लोर प्राइस। तो इसका मतलब हर एक्वायरर को पहले 19A में क्या निकालना पड़ता है? फ्लोर प्राइस। मान लो फ्लोर प्राइस आ गया 200 रुपए और इंडिकेटिव प्राइस आ गया 210 रुपए, तो आपको 210 रुपए के हिसाब से 210 रुपए के हिसाब से इनटू मान लो नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर है 1000, तो ये अमाउंट निकल आया। ठीक है ना, इसका 25%। तो 25% किसका? पब्लिक शेयर होल्डर के पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय हायर ऑफ फ्लोर या इंडिकेटिव प्राइस। समझ आ गया? एक बार दोबारा तो 25% ऑफ कंसिडरेशन पे करना। अब कंसिडरेशन कैसे निकलेगा? चेक करो रिवर्स बुक बिल्डिंग है या फिक्स प्राइस मेथड है। अगर रिवर्स बुक बिल्डिंग है तो वहां पे चेक करो फ्लोर प्राइस क्या है, इंडिकेटिव प्राइस क्या है, विच एवर इज हायर ले लो, इनटू कर दो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय द पब्लिक, तो वो आ जाएगा टोटल कंसिडरेशन, उसका 25%। और अगर आप फिक्स प्राइस से आ रहे हो फिर तो बात ही खत्म है। क्या जो भी फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस होगा इनटू नंबर ऑफ पब्लिक शेयर से मल्टीप्लाई करो तो क्या यहाँ पे फिक्स प्राइस निकल आएगा, उसका जो टोटल कंसिडरेशन बना उसका 25% आपको जमा कराना होगा। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, एक बार दोबारा बता दो। रेगुलेशन 14(1) क्या कह रहा है? हर एक्वायरर को क्या कराना है? एक इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है,
विद इन 7 वर्किंग डेज। कहां से बेटा? फ्रॉम शेयर होल्डर अप्रूवल से। और उसमें जमा कितना कराना है? 25% ऑफ टोटल कंसिडरेशन। टोटल कंसिडरेशन डिपेंड करेगा किस बात पर? इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप आरबीबी में आ रहे हो या फिर आप, जल्दी बोलो, या तो रिवर्स बुक बिल्डिंग में आ रहे हो या फिर आप, बोलो ना यार, फिक्स प्राइस मेथड से आ रहे हो। रिवर्स बुक बिल्डिंग में आ रहे हो तो आपका नंबर ऑफ पब्लिक शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय हायर ऑफ इंडिकेटिव या फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या होता है? 19A बताएगा। और अगर आप फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस से आ रहे हो तो नंबर ऑफ पब्लिक शेयर इनटू जो भी फिक्स डीलिस्टिंग प्राइस है वो टोटल कंसिडरेशन बन जाएगा। उसका 25% क्या आप लोगों को पे करना होगा। लॉक कर दे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपको एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट करना पड़ेगा एक्वायरर, बैंक और मैनेजर के बीच में। अब बच्चा कहता है सर रिमेनिंग 25%, 75% कब देना है? क्योंकि अभी तो हमने 25 दिया। तो याद रखना, जब डीपीए डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट होती है ना, उससे पहले आपको रिमेनिंग 75% भी जमा कराना पड़ता है। अभी आप जमा करा दो 25 और डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट यानी कि ढिंडोरा पीटने से पहले क्या रिमेनिंग 75 भी जमा करा देना। यानी कि इन शॉर्ट क्या लॉ चाहता है कि आप एस्क्रो के अंदर पूरा 100% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन जमा कराओगे। ठीक है। अब कौन बताएगा कि हमने जमा करा दिया, मान लो हम आरबीबी से आ रहे हैं, रिवर्स बुक बिल्डिंग से आ रहे हैं, और कल को पता चला डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा आ गया, तो लॉ कहता है कि अगर हमें पता चला डिस्कवर्ड प्राइस जो था वो ज्यादा था तो आपको एडिशनल सम और जमा कराना पड़ेगा जरूरत पड़ी तो। ठीक है। अब आ जाता है एस्क्रो में पैसा जमा कैसे कराते हैं। तो आपको याद होगा इसके अंदर या तो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो या बैंक गारंटी या कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपको याद हो कि जो कैश अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो वो मैनेजर को ऑथराइजेशन देता है क्या, कि मैनेजर उस पैसे का डेफिनेटली जब जब कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो उसको पे ऑफ करने के लिए रिलीज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच जाएगा एंड में क्या वो एक्वायरर को रिलीज कर देंगे। और अगर बैंक गारंटी है तो दैट मस्ट बी इन द फेवर ऑफ एक्वायरर और सॉरी मैनेजर। हमेशा याद रखना ये किसके फेवर में होती है बैंक गारंटी? इन द फेवर ऑफ मैनेजर होती है। और ये तब तक वैलिड रहती है जब तक सभी पब्लिक शेयर होल्डर को पेमेंट ना हो जाए। ये आगे चल के बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, अभी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अब मेरा सवाल है, मान लो किसी वजह से ये डीलिस्टिंग फेल हो जाता है तो मेरा एस्क्रो का पैसा मुझे वापस मिलेगा? लॉ कहता है बिल्कुल मिलेगा। 99% तो उसी समय मिल जाएगा, एक दिन के अंदर ही। बाकी का 1% तभी मिलेगा जब आपके पास जितने लोगों ने शेयर टेंडर करे थे आप उन्हें वापस क्या करोगे? रिटर्न करोगे। और अगर डीमैट फॉर्म में था तो लियन लगाया होगा, आप उनके लियन को हटवाओगे। तो बाकी का 1% भी ले लेना। शेयर आए थे तो रिटर्न कर देना, और अगर उस पर लियन लगा था तो उसका लियन रिमूव करवा देना। क्या सबको क्लियर है? सो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हमें रेगुलेशन 14 सभी सब रेगुलेशन समझ में आ गई? तो इसके अंदर मेजर क्या याद रखना है? एस्क्रो में कितना पैसा जमा कराना है, कब जमा कराना है, ठीक है ना, किस फॉर्म में जमा कराना है। क्लियर है? और अगर बैंक गारंटी है तो याद रखना इट मस्ट बी इन द फेवर ऑफ मैनेजर, और ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक सभी शेयर होल्डर, सभी पब्लिक शेयर होल्डर की पेमेंट ना हो जाए। डन। अब आ जाता है बेटा डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। मैंने पहले ही बोला डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब ढिंडोरा पीटने वाली बात होती है। तो विद इन 1 वर्किंग डेज फ्रॉम इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम डीपीएस जो डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट है वो इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में करते हैं। ठीक है ना। और ये रेगुलेशन 15 के अंदर डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर क्या क्या डिटेल्स आती हैं ये शेड्यूल 1 में लिखा होता है बेटा। याद रखना कोई भी डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट जो आप न्यूज़पेपर में करोगे वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है, पढ़ लेना इसको। फिर लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना होगा। ठीक है ना, कितने दिनों के अंदर? 2 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीए। जैसे ही आपने डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करी उसके 2 दिन के अंदर ही। अच्छा, एक याद रखना, जब आप डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो ना तो आपको एक डेट बतानी होती है कि whoever will be the shareholder as on this particular date will be eligible for letter of offer। ये आपको बताना पड़ता है, इसको एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड डेट जैसे आप बोलते हो। ठीक है सर। इसके बाद आ जाता है लेटर ऑफ ऑफर। आपने हर शेयर होल्डर को क्या भेजना है? लेटर ऑफ ऑफर भेजना है विद इन 2 वर्किंग डेज। ये नॉर्मल है, इसको रीड कर लेना आप। ठीक है। फिर सभी लोग अपने अपने शेयर्स को टेंडर करेंगे, ये भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना कि टेंडरिंग पीरियड कितने दिन के लिए खुलता है बेटा? 5 दिन के लिए खुलता है। तो 5 दिन के लिए जब टेंडरिंग पीरियड खुलेगा तो सब लोग अपने अपने शेयर्स क्या करेंगे? टेंडर करेंगे। whoever want to participate in delisting। ठीक है सर। अच्छा, जैसे ही हमारा 5 दिन खत्म हो जाते हैं
तो आपको विद इन 2 आवर्स आउटकम अनाउंस करना होता है। आउटकम का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने हमें अपने अपने शेयर्स टेंडर करे हैं और उसका बिडिंग प्राइस क्या निकल कर आया। ठीक है, विद इन 2 वर्किंग डेज, प्लीज ध्यान से सुनना, फ्रॉम द क्लोजर एक्वायरर को थ्रू मैनेजर एक पब्लिक अनाउंसमेंट और करनी है सेम न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें आपको बताना है कि ये आपका जो भी डीपीए, जो भी आपका डीलिस्टिंग था वो सक्सेस हुआ या फेल्ड हुआ। समझ आ गया? ये सब प्रोसीजरल पार्ट है। आई होप एवरीवन इज वेरी क्लियर। जस्ट रीड करोगे समझ आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं? चलो मैं अपना मेन पॉइंट पे आ रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट फ्लोर प्राइस एंड हाउ टू कैलकुलेट बुक बिल्डिंग डिस्कवर्ड प्राइस एंड व्हाट इज फिक्स्ड प्राइस। ठीक है ना? तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। 3 चीजें पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। पहला फ्लोर प्राइस जो कि मिनिमम प्राइस होता है, एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्राइस, और तीसरा जो है वो आपका क्या है, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस। इसके लिए रेगुलेशन 20A है। ध्यान से देख, क्योंकि अल्टीमेटली ना पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज हाउ फ्लोर प्राइस इज कैलकुलेटेड। ठीक है ना? या हाउ फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस शैल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये वाला बड़े ध्यान से देखना है आप सबने। ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है फ्लोर प्राइस। 19A क्या कहता है? फ्लोर प्राइस हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब जब मैं पढ़ूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने सेम पढ़ाया था किसमें, टेक ओवर कोड के अंदर। ध्यान से देखना क्या लिखा। फ्लोर प्राइस क्या है? हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या लिखा है? VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड पेबल बाय द एक्वायरर या पैक ड्यूरिंग 52 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेफरेंस डेट। मतलब पिछले 52 हफ्तों में एक्वायरर या पैक ने अगर कोई शेयर खरीदे थे तो उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा, क्या वो आपको लेना है। मान लो पिछले 52 हफ्तों में हमने जो शेयर खरीदे थे, हम कौन है, एक्वायरर या हमारे साथ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, हमने जो शेयर खरीदे थे उसका WAP यानी कि VWAP प्राइस जो था वो था 200 या 210 रुपए। ठीक है, या फिर हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल फॉर एक्विजिशन बाय द एक्वायर ड्यूरिंग लास्ट 26 हफ्तों में, यानी कि 26 हफ्तों में। देखो ये है VWAP प्राइस और ये है हाईएस्ट प्राइस। VWAP का मतलब होता है एवरेज और हाईएस्ट प्राइस का मतलब होता है, मान लो मैंने 10 रुपए में भी खरीदा था, 14 में भी खरीदा था, 18 में, तो हाईएस्ट उठाना है। तो मान लो हाईएस्ट था 218। फिर वो कहता है एडजस्टेड बुक वैल्यू बाय इंडिपेंडेंट रजिस्टर वैल्यूअर। अभी ये एडजस्टेड बुक वैल्यू कैसे निकलती है बताऊंगा, तो लिख लो एडजस्टेड बुक वैल्यू है 220 रुपए। या फिर आपको लेना है VWAP ऑफ द लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेफरेंस डेट, जिस पर मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ। तो बच्चा कहता है दोनों में फर्क क्या है? देखो पहले में है VWAP पेड और पेबल बाय द एक्वायरर और ये है VWAP ऑफ द 60 ट्रेडिंग डेज इमीडिएट, यानी कि समझो पहला वाला था एक्वायरर ने अगर कुछ एक्वायर करा है तो उसका वेटेड एवरेज प्राइस क्या है, और यहां पर क्या कह रहा है, एक्वायरर ने एक्वायर करा है या नॉर्मल ट्रेडिंग जो हो रही थी उसमें VWAP प्राइस क्या था पिछले 60 दिनों का, वो ले लेना। लेकिन ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज का लेना है जहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? और ये ले लेते हैं हम 208। ठीक है जी। प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट रजिस्टर वैल्यूअर। ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको याद करा देता हूं। सर याद रखना, ये 60 ट्रेडिंग डेज का VWAP तभी लेना जब शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं। अगर शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो फिर वैल्यूएशन कौन बताता है, रजिस्टर वैल्यूअर बताता है। याद आ रहा है? अगर फ्रीक्वेंटली शेयर ट्रेडेड है तो VWAP ऑफ द लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज ले लेना, और अगर वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं हो रहे तो फिर प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो ले लेना। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट रजिस्टर वैल्यूअर जो होगा वो डेफिनेटली प्राइस तभी निकालता है जब शेयर के अंदर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो रही। ठीक है सर। सर एक बार दोबारा बताओगे? बिल्कुल। देखो VWAP प्राइस पेड और पेबल बाय द एक्वायरर और पैक इन द लास्ट 52 वीक्स प्रायर टू द रेफरेंस डेट। खत्म। ठीक है सर।
फिर दूसरा मैंने क्या बोला, हाईएस्ट प्राइस विच इज पेड या पेबल बाय द एक्वायरर अलोंग विद पैक इन द लास्ट 26 हफ्तों के अंदर, एडजस्टेड बुक वैल्यू। और फिर चेक करो कि शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो वीवैप ऑफ द लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट, या फिर प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट रजिस्टर वैल्यूएटर। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होगा तो ऊपर वाला आएगा, इनफ्रीक्वेंट होगा तो नीचे वाला आएगा। चलेगा? यस सर। सर एडजस्टेड बुक वैल्यू क्या होती है? तो अब समझो ध्यान से, एडजस्टेड बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं। शेयर की बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। ध्यान से देखो, एडजस्टेड बुक वैल्यू फॉर्मूला कहता है कि हमें एसेट माइनस लायबिलिटी करना है, लेकिन 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 जब आप एसेट लोगे ना, तो एसेट के अंदर उन्होंने क्या करा, एसेट्स को क्लासिफाई करा। उन्होंने कहा देखो, अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लेना, अगर वो कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज है, आपके एसेट्स के अंदर शेयर या सिक्योरिटीज है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना। ठीक है, क्या ले लेना? फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, जो अनकोटेड इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और अगर वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं तो फिर तो जितने में वो ट्रांजैक्शन हो रही होगी वो ले लेना। अब हमेशा याद रखो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होंगे तो जो करंट प्राइस होगा वो ले लेना, अगर वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं हो रहे तो फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से पूछना इसकी वैल्यूएशन क्या होगी। ठीक है, और अगर आपके एसेट साइड में ज्वेलरी या आर्टिस्टिक वर्क पड़ा हुआ है तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना, और बाकी सभी एसेट्स के लिए आप क्या ले लेना? बुक वैल्यू। मैं आपको समझा देता हूं वो क्या कह रहा है, देखो आराम आराम से देखते हो। रेगुलेशन 19A, फ्लोर प्राइस। ठीक है, आराम आराम से देखो। वीवैप ऑफ प्राइस पेड पेबल बाय द एक्वायरर along with pack 52 weeks preceding reference date। इजी ना? यहां पे एडजस्टेड बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? और लास्ट पॉइंट में चेक करना वो फ्रीक्वेंट है या इनफ्रीक्वेंट है। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो फिर तो वीवैप ले लेना 60 ट्रेडिंग डेज का। इनफ्रीक्वेंट है तो वैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ले लेना। एडजस्टेड बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। लेकिन एसेट्स के अंदर 4 तरह के एसेट्स होते हैं। अगर इमूवेबल हुआ तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना, अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज है तो चेक करना वो फ्रीक्वेंट है या इनफ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट है तो मार्केट प्राइस ले लेना, इनफ्रीक्वेंट है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बोलना, वो बताएगा। अगर ज्वेलरी वगैरह है, आर्टिस्टिक नेचर वर्क है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, बाकी सब में बुक वैल्यू ले लेना, खत्म। और जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देना जो भी आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू है, तो क्या निकल आएगा? एडजस्टेड बुक वैल्यू। ऐसे ही यहां पे ले लेना वीवैप, या सॉरी, एक वीवैप था और एक था हाईएस्ट प्राइस, जो कि पेड और पेबल बाय द एक्वायरर एटसेट्रा 26 हफ्ते। 26 हफ्ते का लोगे तो हाईएस्ट लेना, 52 हफ्ते का लोगे तो वीवैप लेना। लो जी, इजी। घबराते रहते हो तो लॉक कर दो इसको। ठीक है ना? लेस क्या कर देना? बुक वैल्यू। जल्दी बोलो फटाफट से। ठीक है सर। अब आ जाता है सर डिस्कवर्ड प्राइस क्या होता है? डिस्कवर्ड प्राइस तो मैंने पहले ही बोला, रिवर्स बुक बिल्डिंग से जो निकलता है। इसका भी शायद एग्जाम्पल है इसके अंदर। मैं बता देता हूँ। आप जैसे होता क्या है ना, जो आदमी बाय कर रहा है ना वो हमेशा, जैसे मान लो हमें 10,000 शेयर बाय करने,
ठीक है, और अगर मैं ऐसे बोलूं 210 शेयर के प्राइस पर हमारे पास बिड आई है 2000 शेयर की, 212 पे बिड आई है 1000 शेयर की, 215 पे बिड आई है मान लो 2000 शेयर की, 218 पे बिड आई है मान लो 3000 शेयर की, ठीक है, 220 पे बिड आई है 2000 शेयर की, 222 पे बिड आई है 1000 शेयर की, 225 पे बिड आई है 500 शेयर की। इस तरह से बिडिंग्स आई है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सोच के बताना, अगर मैं 210 प्राइस ही डिस्कवर्ड कर दूं तो नंबर ऑफ शेयर जो आप बाय कर पाओगे तो 2000 ही होंगे। अगर 212 कर दिया तो ये लोग तो हैं ही 1000 और आ जाएंगे, तो टोटल कितने शेयर बाय हो जाएंगे? 3। लेकिन आपको करने कितने हैं? 10। तो ऑफकोर्स आपको और आगे आना पड़ेगा। 215 करोगे तो 5000 शेयर हो जाएंगे, 218 पे 8000 शेयर हो जाएंगे, 220 पे 10,000 हो जाएंगे। लो जी, इसको बोलते हैं डिस्कवर्ड प्राइस। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? डिस्कवर्ड प्राइस। आई होप क्लियर टू एवरीवन। बोलो मेरे बाबूजी। ठीक है सर। अब फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस क्या होता है? ध्यान से देखना, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस क्या होता है। मान लो आप फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस मेथड से आ रहे हो, तो बस उसने क्या बोला, जो मर्जी प्राइस तुम रख दो, बस याद रखना ये 15% कम से कम ज्यादा होना चाहिए फ्लोर से। 19 ने फ्लोर निकाला था, मान लो फ्लोर आया था 200, तो आपको कम से कम 15% हायर साइड पे फिक्स करना होगा फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस। लेकिन एक बात बता दूं ना, ये मेथड में आप तभी जाओगे जब आपके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होंगे। इसका मतलब अगर आपके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है। एक्वायरर बाउंड टू एक्सेप्ट शेयर टेंडर्ड अगर पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग रीचेज 90% ऑफ फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस। क्या कह रहा है, समझ आ रही है? देखो क्या कह रहा है, मैं ना ऐसे समझाता हूं। मान लो मैं प्रोमोटर हूं और मेरे पास 100 शेयर है, पब्लिक के पास मान लो 60 शेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 160। ठीक है। अब हमने आप लोगों को डीलिस्टिंग ऑफर दिया। अब कुछ लोगों ने यहां पे टेंडर करना शुरू करा, तो जब वो टेंडर करेंगे पोस्ट ऑफर, अगर मेरे पास जो थे प्लस जो टेंडर हुए, मान लो यहां से टेंडर हो गए 40, तो कितने हो गए? 140। अब वो कह रहा है 160 का 90%, 160 का 90% कितना होता है? 144। थोड़ा और कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। अगर आपकी जो भी पोस्ट इशू शेयर हो, मतलब पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग एक्वायरर की, अगर कहां पहुंच गई? 90% पे पहुंच गई, तो आप ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और इजी कर दूं आपके लिए? देखो और इजी कर देता, ऐसे समझो। मानो आपके पास है 60 शेयर और पब्लिक के पास है 40, यानी कि आपके पास प्रायर टू टेंडर क्या 60% थे। ठीक है। अब जब टेंडरिंग शुरू हुई फिक्स्ड प्राइस मेथड में और यहां पर 30 लोगों ने टेंडर कर दिया, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग क्या 90 यानी कि 90% हो गई। तो याद रखना, जैसे ही आपकी पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग 90% हो जाएगी, आप बाउंड टू एक्सेप्ट द टेंडर शेयर हो जाओगे, यानी कि अब इस ऑफर को आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। क्या सबको क्लियर है? नहीं तो ये ध्यान रखना। तो फिक्स प्राइस मेथड में 3 बातें हैं। पहला, फिक्स प्राइस जो भी होगा वो तभी मेथड लगेगा जब आपके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो, और अगर पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर अगर 90% पे पहुंच गई तो ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर शेयर्स जो टेंडर हुए थे, और उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी फिक्स्ड प्राइस आप फिक्स करोगे
क्या वो कम से कम 15% हायर साइड पे होना चाहिए फ्रॉम द फ्लोर प्राइस। क्लियर हो गया या नहीं? जल्दी बोलो फटाफट से, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं ना अब यहां पे मार्क कर देता हूं, 20A मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19A भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलेगा? चलिए अब थोड़ा सा ना आपको ना एक चार्ट में और बनवा रहा हूं, ठीक है? जरा चार्ट बनाना जरा एक बारी मेरे साथ। देखो मैं ना फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता, क्लास को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड होएगी तो मैं करूंगा, बिकॉज मुझे ना ये थोड़ा सा ना आपको डिटेल में समझाना है। देखो मेथड 1 क्या था बताना जरा। आप आरबीबी से आओगे, मेथड 2 में आप क्या करोगे, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस से आओगे। बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया रेगुलेशन 20A में कि जो भी फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस होगा वो एटलीस्ट 15% अबव होना चाहिए, है ना? किससे? फ्लोर प्राइस से, जो कि रेगुलेशन 19A में था। ये पहला पॉइंट याद रखो। इस मेथड में तभी आएंगे जब आपके शेयर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होंगे, ठीक है? ये भी ध्यान रखो। तीसरा इसके अंदर जो आपको याद रखना चाहिए वो ये था कि अगर पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर अगर 90% हो जाती है तो आप बाउंड टू एक्सेप्ट हो उन सभी शेयर्स को जो कि टेंडर किए गए हैं, ठीक है? अब मेथड 1 आरबीबी में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आरबीबी में मैंने आपसे कहा था कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक फ्लोर प्राइस होता है, एक इंडिकेटिव होता है और एक डिस्कवर्ड होता है ना? फ्लोर तो वही होता है बेटा जो 19A में अभी हमने सीखा, ठीक है? इंडिकेटिव क्या होता है? तो आपके पास चॉइस होती है कि अगर आप चाहो तो एक इंडिकेटिव प्राइस दे सकते हो विच शुड बी हायर देन फ्लोर, ठीक है? जैसे मान लो फ्लोर तो निकला 210 रुपए और आप अपना इंटेंट शो कर रहे हो, ओके फाइन मैं आपसे 220 तक भी बाय कर लूंगा, तो दिस इज इंडिकेटिव प्राइस। लेकिन जो डिस्कवर्ड प्राइस होता है ना, ये तो बिल्कुल निकलता ही कब है, जब पूरा का पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर डिस्कवर्ड प्राइस 240 आ गया, आर वी बाउंड टू एक्सेप्ट? दैट इज द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लिखो ऊपर, सब बच्चे एक क्वेश्चन लिखेंगे। रेगुलेशन 22 एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ डिस्कवर्ड प्राइस, यानी कि जो डिस्कवर्ड प्राइस हमने निकाला, क्या हम लोग बाउंड हैं कि हम उसे एक्सेप्ट करें? तो अब लॉ ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। लॉ ने कहा कि अगर तो डिस्कवर्ड प्राइस फ्लोर या इंडिकेटिव प्राइस के बराबर आ रहा है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई भैया, फिर तो आप बाउंड हो। लेकिन अगर आपका डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा आ जाता है तो फिर वहां पर देखो फ्लोर से ज्यादा है लेकिन इंडिकेटिव से कम है, यहां पर भी आप बाउंड हो बेटा, यहां पे भी बाउंड हो भाई। देखो ऐसे समझ लो, फ्लोर था 200, इंडिकेटिव था 210 और डिस्कवर्ड प्राइस इनके बीच में कहीं पर भी आ जाए या इनके बराबर भी आ गया ना तो वो मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि 200 पे भी मैंडेटरी है, 210 पे भी मैंडेटरी है और 205 पे भी मैंडेटरी है, ठीक है सब। लेकिन अगर वो इंडिकेटिव से भी ज्यादा आ गया 220, वहां पर मैंडेटरी नहीं होगा। क्या ये ऑप्शनल बन जाएगा? समझ आ गया? क्या बन जाएगा? ऑप्शनल। अब यहां पर आपके पास दो चॉइस है। पहला, या तो आप रिजेक्ट करके कलेश खत्म करो या फिर आप काउंटर ऑफर दे सकते हो। काउंटर ऑफर दी जा सकती है, लेकिन काउंटर ऑफर आपको तभी देनी है जब ये दो कंडीशन मीट करेगी। पहली कंडीशन, जो भी पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर है वो कहां तक पहुंचनी चाहिए? कम से कम 75%।
पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर, यानी कि जितने लोगों ने टेंडर करा था या जो भी लोग टेंडर करने को तैयार थे वो कहां तक पहुंच चुके हैं, 75% तक। एंड उसमें पब्लिक शेयर होल्डर ने कितना टेंडर कर दिया है, मिनिमम 50%, यानी कि 50% कम से कम पब्लिक शेयर होल्डर अपने शेयर टेंडर कर चुके हैं। और पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग मेरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। ठीक है जी। और अगर काउंटर ऑफर दे रहे हो तो वो 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब काउंटर ऑफर में कितना ऑफर दे सकते हो आप, ध्यान से सुन लेना। कहते हैं वी वैप ऑफ द शेयर टेंडर्ड या ऑफर्ड इन आरबीबी, यानी कि जो हमारे पास मल्टीपल प्राइजेस आए हैं उनका वी वैप या इंडिकेटिव प्राइस विच एवर इज हायर, हम इतना आपको क्या दे सकते हैं, काउंटर ऑफर दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान से सुन लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर क्यूमुलेटिव शेयर होल्डिंग लेस देन 90% देन आपको वी वैप लेने हैं सभी शेयर्स जो टेंडर हुए थे। लेकिन अगर वो 90 या 90 से ज्यादा है तो वी वैप लेना है ओनली अप टू 90%। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो ये ना थोड़ा सा ना एग्जाम्पल ध्यान से समझोगे तभी पल्ले पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपको डिटेल में समझा। मान लो 100 शेयर्स थे, मेरे पास ऑलरेडी 60 थे, पब्लिक के पास थे 40। ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो 20 लोगों ने टेंडर कर दिए, 20 लोगों ने टेंडर, तो टेंडर होने के बाद आफ्टर टेंडर क्या मेरी शेयर होल्डिंग 80% आ गई। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है। अब ये जो 20 लोगों ने टेंडर करे हैं या 20 लोगों ने टेंडर करे हैं, जो भी 20 लोगों ने टेंडर करे थे अलग अलग प्राइस पे, क्या उन सब का वी वैप ले लेना, वी वैप ऑफ ऑल। ठीक है। केस 2 ले लेते हैं। मान लो यहां से टेंडरिंग हुई है 32 की, तो मैं 92 पे आ गया। तो वो कह रहा है कि सिर्फ अप टू 90% वाले शेयर्स का ही वी वैप लेंगे, सबका 32। यानी कि देखो, अगर मैं कहूं कि 32 शेयर्स का वी वैप नहीं लेना, खाली 30 शेयर्स का ही वी वैप लेना, तो लाइन पढ़ो क्या लिखी है। अगर 90 से कम है तो वी वैप सबका लेना है, और अगर 90 या 90 से ज्यादा है तो वी वैप सिर्फ उतने शेयर्स का लेना है जो अप टू कितने हैं, 90%। क्लियर हो गया। मैं उसको और इजी एक्सप्लेन कर देता हूं, फटाफट से देखिए। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो आप लोगों को ना इतना डिटेल में ना आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है ना, तो आप थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट आप छोड़ सकते। देखो पहला पॉइंट याद रखना कि जो भी हम लोग यहां पर डिस्कवर्ड प्राइस लेते हैं वो कब एक्सेप्ट और कब रिजेक्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या है, सर अगर तो हम इंडिकेटिव या फ्लोर के बराबर है तो बाउंड हो जाएगा, अगर हम फ्लोर से ज़्यादा है इंडिकेटिव से कम है तो भी बाउंड हो जाएगा, अगर हम हमारा डिस्कवर्ड अगर इंडिकेटिव से भी ज़्यादा चला गया, फ्लोर से भी ज़्यादा चला गया, तो वहां पर हमारे पास मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल आ जाती है। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको एक काउंटर ऑफर करते हैं। लेकिन काउंटर ऑफर के लिए 2 कंडीशन याद रखना। पहला, पोस्ट ऑफर एक्वायरर की शेयर होल्डिंग मिनिमम 75% होनी चाहिए, और पब्लिक शेयर होल्डर में से कम 50% लोगों ने अपने शेयर टेंडर करे होने चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है ना? बस इतना भी कर लोगे ना तो चल जाएगा। ठीक है। और ये जो भी काउंटर ऑफर देनी है ना, वो आपने लेट नहीं करनी, क्या 2 दिन के अंदर देनी है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बिडिंग। अगर आपने नहीं दी तो हम मान के चलेंगे कि आप काउंटर ऑफर देने के मूड में नहीं हो, और उसी समय क्या ये मान लिया जाएगा कि ये सक्सेस या फेल हो चुका है। और अगर आपको याद हो तो 2 दिन के अंदर आपको न्यूज़पेपर के अंदर अनाउंसमेंट भी तो करनी थी कि आपका सक्सेस हुआ या फेल हुआ। यस, ये जो पॉइंट है ना ये छोड़ सकते हो आप, बल्कि मैं कह रहा हूं एक्सप्लेनेशन छोड़ देना, इतना कर लेना। काउंटर ऑफर कितना देना है सर, या तो वी वैप जितने शेयर टेंडर हुए थे, या फिर इंडिकेटिव विच एवर इज हायर। खत्म। वेरी गुड। अब आ रहा है बेटा 2-3 यहां पे रेगुलेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
दो तीन रेगुलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो आराम आराम से आपको समझना पड़ेगा क्या है मिनिमम एक्सेप्टेंस थ्रेशोल्ड क्या है। मिनिमम एक्सेप्टेंस थ्रेशोल्ड क्या है, क्या मतलब है सर इसका? देखो, हम ये कह रहे हैं कि ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल कब होगी और फेलियर कब होगी, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया, अगर जो पर्सन एक्वायरर है उसका पोस्ट ऑफर 90% तक अगर पहुंच जाता है तो ही ये सक्सेस माना जाएगा। अगर आप 90 से नीचे रह जाते हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं है। क्या मतलब है? सर मेरे पास जितने शेयर थे प्लस जिन लोगों ने टेंडर करा मिलाकर पोस्ट ऑफर मेरे पास मिनिमम कितना होना चाहिए? 90%। क्या यहां तक क्लियर है? लेकिन जब आप ये 90% कैलकुलेट करेंगे ना, कुछ शेयर्स को हम काउंट नहीं करते। वो कौन से शेयर्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं करते, वो सुन लीजिए। पहले पढ़ लो क्या लिखा। ऑफर को सक्सेसफुल कब माना जाएगा? तो बोला ऑफर को सक्सेसफुल तब माना जाएगा अगर पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर, शेयर प्लस शेयर टेंडर्ड एट डिस्कवर्ड फिक्स्ड या काउंटर ऑफर, किसी भी मेथड से आप आ रहे हो, अगर वो रीच कर जाएगी 90% ऑफ द टोटल शेयर। याद रखना आपको 90 तक पहुंचना है। मान लो आप 60 पे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि 30 टेंडर हो जाए ताकि आप 90 पे आ जाओ, नहीं तो ये सक्सेस नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखना। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहां पर ना बस याद रखना कि कुछ शेयर्स को हम काउंट नहीं करते, यानी कि 90% निकालते समय हम कुछ शेयर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, और ये बहुत जेन्युइन लगेगा आपको। पहला, उन शेयर्स को हटा दो जो आपने कस्टोडियन को दिए हुए हैं, जिनके बेसिस पर आपने डीआर इशू करा है। शेयर्स विद कस्टोडियन अगेंस्ट विच आपने डीआर इशू करा है, ठीक है, डन। या फिर शेयर विद ट्रस्ट अंडर सेबी एसबीईबी रेगुलेशन 2000, यानी कि आपको याद होगा ना, हमने एसबीबी में पढ़ा था कुछ शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय द ट्रस्ट, तो अगर शेयर ट्रस्ट के पास है वो भी हटा दो। या फिर कुछ शेयर जो कि इनएक्टिव शेयर होल्डर्स के पास है, ठीक है ना, जिन्हें हम वैनिश, जैसे मान लो किसी कंपनी के पास है वो स्टकअप हो चुकी है, ठीक है ना, तो ये सब जो है ना इनको हम लोग हटा देंगे। इसका मतलब मान लो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कंपनी के 1000 शेयर है, उसमें से 10 शेयर कस्टोडियन के पास है, 10 शेयर इनएक्टिव है यानी कि वो शेयर होल्डर का ही अता पता नहीं है, और 15 शेयर ऐसे हैं जो ट्रस्ट के पास है। तो मेरे बच्चे इन शेयर्स को हटा देना, जो बचे हुए शेयर्स है ना उसमें चेक करेंगे कि आपकी शेयर होल्डिंग जो है वो 90% तक पहुंची या नहीं पहुंची। तो एक बार दोबारा बता दो, कोई भी ऑफर सक्सेसफुल कब मानी जाएगी? सर ऑफर सक्सेसफुल तब मानी जाएगी जब पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर प्लस शेयर टेंडर्ड एट डिस्कवर्ड प्राइस या काउंटर ऑफर प्राइस कहां तक होना चाहिए? 90% ऑफ द टोटल इशूड शेयर होना चाहिए। लेकिन इसमें हम इन सब चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं। कैन वी लॉक दिस एवरीबॉडी, कम ऑन। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इनएक्टिव शेयर होल्डर सर्टिफाई कौन करेगा? पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी बताएगा कि कितने शेयर्स ऐसे हैं या जो इनएक्टिव है, यानी कि जिनके शेयर होल्डर का अता पता नहीं है, ठीक है। अब एक बारी मैंने ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपको, है ना, क्योंकि ये इतना लंबा चैप्टर है यार, मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वन शॉट के अंदर मैं कितना करा सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मैं आज एक्चुअली मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों को वॉलंटरी वाला पूरा खत्म करा दूंगा, ठीक है ना, ताकि फिर एक कंपलसरी के लिए मैं सोच रहा हूँ अलग से एक क्लास छोटी सी और बना देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, क्योंकि ना मेरे को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं इतनी लंबी क्लास अगर हो जाए फिर आप पढ़ो ही ना, ये भी तो हो सकता है। नहीं, बहुत गंदे बच्चे हो तुम। चलो एक बारी मैं यहां पर दोबारा से कुछ लिख देता हूं, ठीक है। देखो देखो बेटा, 13 से लेकर 19 तक मैं आपको बता दूं, 13 पढ़ना मत, 14 एस्क्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ के जाना,
15 डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट है, बस एक बार रीड कर लेना। 16 लेटर ऑफ ऑफर है, बस रीड कर लेना, बस ये 3 रेगुलेशन इंपॉर्टेंट। इसके बाद 19 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोर प्राइस, 20 डिस्कवर्ड प्राइस की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 20 ए टॉक्स अबाउट, बोलो, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस। 21 और 22 कहता है एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ बुक, आपका क्या कौन सा प्राइस था, डिस्कवर्ड प्राइस। और 21 क्या था, सक्सेस कब होगा, जब आपका पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर कहां तक पहुंचेगा, 90% तक पहुंचेगा। क्लियर है। अब मेरे को ना 23 से लेकर 31 तक बस आपको पढ़ाना है, हमारा वॉलंटरी डीलिस्टिंग खत्म हो जाएगा। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं 1 घंटे में सारा करा दूंगा, बट आपके सामने ही है ना। टाइम तो देखो लगता है यार, टाइम तो लगता है, बट मेरे को ये कंफर्म है कि जो बच्चा इस क्लास को देख लेगा ना भाई, वो पूरा चैप्टर उसको याद भी हो जाएगा और वो एकदम आपके टिप्स पर भी आ जाएगा। और ये जो नोट्स है ना भाई, ये सोना है आपके लिए, सोना। ठीक है, चलो अब इसको फटाफट से पढ़ते हैं। फेलियर ऑफ ऑफर, फेलियर ऑफ ऑफर। चलो अब जरा प्लीज ध्यान से देखना, 23 क्या कहता है, फेलियर ऑफ ऑफर। चलो आप बताओ, आपके हिसाब से डीलिस्टिंग ऑफर कब कब फेल हो सकती है। सर पहला तो फेल हो सकती है अगर हमने जो मिनिमम एक्सेप्टेंस आपने बोली थी रेगुलेशन 21 में कि आप 90% पोस्ट ऑफर पहुंचे ही नहीं, फेल। ठीक है सर, डिस्कवर्ड प्राइस बहुत ज्यादा आ गया, आपने काउंटर ऑफर दिया ही नहीं, बिल्कुल डिस्कवर्ड प्राइस बहुत ज्यादा आ गया और मैंने काउंटर ऑफर नहीं दिया, तो क्या यहां पर भी फेलियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। पहला, अगर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर नॉट टेंडर्ड एज पर रेगुलेशन 21, मतलब जो मेरे को 90% तक पहुंचता था मैं पहुंचा ही नहीं, या डिस्कवर्ड प्राइस को हमने रिजेक्ट कर दिया, खत्म, 2 ही केसेस। ठीक, और अगर फेल हो गया तो क्या करना पड़ेगा, सर सारे शेयर जो जो लोगों ने टेंडर करे थे वापस करो, और अगर वो डीमैट फॉर्म में थे तो उस पर लियन लगा होगा, वो लियन हटा दो। ठीक है, एक बात याद रखना बस, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी खर्चे होंगे वो एक्वायरर बियर करेगा, क्योंकि कंपनी का कोई लेना देना नहीं है इस बात। और एक्वायरर कैन नॉट मेक अनदर डीलिस्टिंग ऑफर 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक उस पर बैन लग जाएगा। ठीक, इसको कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। क्या सबको क्लियर है नहीं? अच्छा, अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर आपको पेमेंट करनी होगी। कितने दिनों में करनी है, 15 दिन में करनी है। कितने दिन में करनी है, 15 दिन में करनी है। बोलो बोलो, क्लियर है या नहीं? सॉरी 5 दिन, 15 क्यों बोल रहा हूं मैं, 5 वर्किंग डेज। क्या सबको क्लियर है? अगर डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा है तो 5 दिन, और अगर बराबर है तो जो सेकेंडरी मार्केट का सेटलमेंट मैकेनिज्म है, क्या उतने पीरियड में आपको करना पड़ेगा। लाइक अगर T+1 है तो T+1 करना पड़ेगा, T+2 है तो T+2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो, मतलब आपका डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा था, तो आपको टाइम चाहिए होगा, पैसा अरेंजमेंट करना होगा, तो वहां पे 5 दिन। अगर डिले करा तो आपको ब्याज लगेगा 10%। यहां तक क्लियर है? मान लो सबको पे कर दिया, तो सर फाइनल एप्लीकेशन दे देना किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को फाइनल एप्लीकेशन दे देना। अब एक बात याद रखना, रेगुलेशन 25 कहता है कि फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज जब आप दोगे, पहले आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया था ना, अब आपको फाइनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो 5 वर्किंग डेज के अंदर जब आपने सारी पेमेंट कर दी, तो आपने सारी डिटेल ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देना, स्टॉक एक्सचेंज 15 दिन लेगा और उसके बाद वो आपको परमानेंटली डीलिस्ट कर देगा, खत्म हो गया। सर अब आ रहा है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 और 27 मार्क कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस। अब ये 26-23 क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा हमारे लिए ये ऑफर सक्सेसफुल कब थी, जब पोस्ट ऑफर में 90 पे आऊंगा, यही बोला था। व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि मैं 90 पे आया और ये एक्सेप्टेंस हो गया, सब कुछ खत्म है, लेकिन अभी भी पब्लिक शेयर होल्डर 10% बचे हुए हैं, सर उनको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर होल्डर, जिन्होंने या तो पार्टिसिपेट नहीं करा या पार्टिसिपेट करा था लेकिन ज्यादा प्राइस उन्होंने मांगा था, बट उनको हमने दिया नहीं।
तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो अब लॉ कहता है कि देखो भैया रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स को, कि देखो भैया तुम्हारे पास अभी भी 1 साल का समय है, डीलिस्टिंग खत्म हो चुका है, अभी भी 1 साल का समय है, तुम आओ तो अपने शेयर टेंडर कर दो, एंड एक्वायरर बाउंड है कि वो आपके शेयर को एक्सेप्ट करे। ये रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर को एक प्रिविलेज दिया गया। देखो क्या लिखा है, रिमेनिंग शेयर होल्डर जिनको या तो आपने एक्सेप्ट नहीं करा था या जिन्होंने खुद टेंडर नहीं करा था, वो अभी भी टेंडर कर सकते हैं 1 साल के अंदर फ्रॉम द डीलिस्टिंग डेट। एक्वायरर ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट द सेम एंड डीलिस्टिंग प्राइस। भाई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी। कहां से? एस्क्रो से। मैनेजर एंश्योर कि एस्क्रो या बैंक गारंटी को तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक 1 साल या जब तक रिमेनिंग शेयर होल्डर विच एवर इज अर्लियर खत्म ना हो जाए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप कनेक्ट करके देखोगे ना रेगुलेशन 14 से, तो ज्यादा मजा आएगा। देखो रेगुलेशन 14 में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था जब तक सभी शेयर होल्डर की पेमेंट ना हो जाए तब तक बैंक गारंटी रिलीज नहीं होगी, यही बोला था। अब मान लो एस्क्रो के अंदर हमने तो 100% पैसा रखा था, लेकिन 90% पे सक्सेसफुल हो गया, अभी भी 10% पैसा एस्क्रो में पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहेगा कब तक? 1 साल तक, या जब तक बाकी के शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करके अपने शेयर टेंडर ना करते, दोनों में से जो अर्लियर होगा। समझ में आ गया? मान लो 1 साल बीत गया, उसमें से 8% और आ गए, तो उसके बाद जो 2% है वो हम आपको रिफंड दे देंगे। समझ में आया? वेरी गुड। सो ये ध्यान रखना। अब एक और रेगुलेशन 27 रिमेनिंग शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई। कंपनी को यहां पे लॉ ने मैंडेट कर दिया एक्वायरर के लिए, उसने बोला भाई मैनेजर और एक्वायरर दोनों सुन लो, ये जो नादान लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको जाके रिमाइंडर दो, पब्लिश करो क्वार्टरली एडवर्टीजमेंट इन द सेम न्यूज़पेपर जिसमें आपने डीपीए दिया था, और इनवाइट करो रिमेनिंग शेयर होल्डर को उस 1 साल के अंदर कि भैया ये विंडो अभी भी ओपन है, आप आ सकते हो। ये आपको बार बार एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उन्हें इनविटेशन देना पड़ेगा, और ये आपको क्वार्टरली पब्लिश करनी पड़ेगी 1 साल तक। फिर क्वार्टरली फॉलो अप करो कम्युनिकेशंस को। फॉलो अप करना है कितने लोग आए, उनसे क्या बात हुई, उसको फॉलो अप करो। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट साइन फर्निश करो स्टॉक एक्सचेंज को। प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कितने लोगों को हमने कन्विंस करा, कितने लोग आ गए, कितने अभी भी रहते हैं, ठीक है। ये सारी स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर करेगा कि आपने ये सारी चीजें कंप्लाई करी या नहीं करी। समझ में आ गया? तो ये है राइट्स ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर अंडर रेगुलेशन 26 एंड 27। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आ जाते हैं बेटा 3 वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन 28, 29, 30। अब ये 28, 29, 30 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर टू ऑफर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर। याद रखना एक्वायरर का ऑब्लिगेशन और मैनेजर का ऑब्लिगेशन पेपर में बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। जिन्होंने टेक ओवर कोड पढ़ा था उनको याद होगा, ये दोनों चीजें हमने वहां पे भी पढ़ी थी। याद करो क्या होता है। देखिए एक्वायरर चौड़ में आके बोल रहा है भाई मुझे डीलिस्ट करनी है, मैं एग्जिट दूंगा, तो यहां पे ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्वायरर क्या है, ध्यान से सुनना। पहला, तेरे पास फर्म अरेंजमेंट ऑफ मनी है या नहीं, प्लीज मेक श्योर पैसा होना चाहिए। तू एग्जिट दे रहा है ना, पैसा होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट करके रखना। जो तू न्यूज़पेपर में ऐड देता है, जो भी तू पब्लिश करता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। सारी कंप्लायंसेस को तू पूरा करेगा, ये एंश्योर कर लियो। समझ आ रही है? ध्यान से पढ़ो। फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होना चाहिए। सारी अनाउंसमेंट जो तू करेगा ट्रू, फेयर, एडिक्वेट होनी चाहिए, कोई भी मिसलीडिंग ना हो। एक्वायरर एंड पैक ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे, यानी कि जो भी एक्वायरर था उसके साथ जो भी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट होगा, दे विल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल। आपको रिमेनिंग शेयर होल्डर को जितने बच गए थे एज पर रेगुलेशन 26, 27, यू आर लाइबल कि आपको 1 साल तक उनके शेयर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एट डीलिस्टिंग प्राइस, और ये शेयर बेच नहीं कर सकते ड्यूरिंग डीलिस्टिंग। ड्यूरिंग डीलिस्टिंग पीरियड इनका काम है शेयर को खरीदना, ना कि बेचना। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना रेगुलेशन 30 ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर। अब यहां पर आ रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का काम क्या होता है? देखिए मैनेजर पैसा अरेंज तो नहीं करेगा, लेकिन वो इंश्योर करेगा कि उसके पास पैसा है या नहीं। वो ड्यू डिलीजेंस करेगा कि जो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो ट्रू थी, फेयर थी, यस और नो। मैनेजर का काम क्या होता है? चेक करना, इंश्योर करना। देखो बिफोर डीपीए मैनेजर इंश्योर करेगा क्या कि एक्वायरर इंप्लीमेंट कर पाएगा या नहीं, उसके पास फर्म अरेंजमेंट है या नहीं। इंश्योर करेगा कि जो भी आपने आईपीए, डीपीए, लेटर ऑफ ऑफर या पोस्ट बिडिंग ऐड करी थी
वो सारी ट्रू फेयर कंप्लीट एडिक्वेट होनी चाहिए। एंश्योर करेगा जितने भी इंटरमीडिएट्स थे वो सारे के सारे सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। एक्सरसाइज करेगा ड्यू डिलिजेंस, केयर एंड प्रोफेशनल जजमेंट। मैनेजर या उसका एसोसिएट शैल नॉट डील इन द शेयर फॉर फ्रॉम अपॉइंटमेंट टिल कंक्लूजन, यानी कि आप शेयर्स में किसी प्रकार की कोई डीलिंग नहीं करेंगे और आप रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एक्वायरर्स कंप्लायंसेस के लिए। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, क्लियर है नहीं? बिफोर डीपीए मैनेजर इंश्योर करेगा कि एक्वायरर केपेबल है टू इंप्लीमेंट द स्कीम और नॉट, फर्म अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ, एंश्योर करो कि इनकी जितनी भी अनाउंसमेंट थी वो ट्रू फेयर कंप्लीट थी या नहीं, सभी इंटरमीडिएट सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ड्यू डिलिजेंस, केयर, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी पड़ेगी, और आप डील नहीं कर सकते शेयर्स के साथ और रिस्पॉन्सिबल फॉर सारी की सारी एक्वायरर की कंप्लायंसेस के लिए। कंपनी के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। क्या? जैसे ही उनके पास डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट आती है, बोर्ड उसी समय एक कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएगा टू गिव रीजन्ड रिकमेंडेशंस। कमेटी एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस ले सकती है। रिकमेंडेशन टू डिस्क्लोज वोटिंग पैटर्न, रिकमेंडेशन वोटिंग पैटर्न पब्लिश इन द सेम न्यूज़पेपर एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिडिंग पीरियड। ये सारे काम मतलब इनको ना एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी पड़ती है जो अपने रिव्यूज देती रहती है कि जो भी ये हो रहा था क्या वो एज पर रेगुलेशन सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। आप इसको बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हैं ना? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वोट हुए थे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वोटिंग पैटर्न क्या था, किसने कितने वोट डाले, ये सब आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजों का काम है आपका। लो जी, अब ये एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डीआर। ये मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो, एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है? शेयर लिस्टेड है एनएससी और बीएससी पे, और कुछ शेयर कस्टोडियन को दिए हुए हैं, और उन शेयर के बेसिस पर फॉरेन डिपॉजिटरी ने डीआर इशू करे, और बाहर के जो लोग हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर तो नहीं है बट वो डीआर होल्डर है। बड़ी मुद्दे की बात है कि यार एक बात है कि डीलिस्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स। अब डीलिस्ट हो रहे हैं अगर इक्विटी शेयर्स, तो भैया ये डीआर होल्डर कह रहे हैं हमें भी एग्जिट दो। तो इनके लिए बनाई गई रेगुलेशन 31। लॉ ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। लॉ ने कहा देखो भैया, तुम लोग भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी में आ सकते हो, लेकिन पहले आप अपने डीआर को किसमें कन्वर्ट करो, इक्विटी शेयर में, देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन द डीलिस्टिंग। ध्यान से देखो, सभी डीलिस्टिंग खत्म होने के बाद कंपनी कंपलसरी कैंसिल करेगी आउटस्टैंडिंग डीआर को जो उन्होंने कहां इशू करे थे बाहर, और उन्हें कन्वर्ट करेगी पहले किसमें, इक्विटी शेयर में, विद इन 1 ईयर ऑफ डीलिस्टिंग। मतलब समझ रहे हो? और याद रखना, कन्वर्जन करते ही क्या ये भी रिमेनिंग शेयर होल्डर बन जाएंगे और दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डीलिस्ट। मतलब समझो क्या है, जैसे ही डीलिस्टिंग खत्म हो जाएगी कंपनी मस्ट कंपल्सरली कैंसल सभी आउटस्टैंडिंग डीआरस को, और उन्हें बदले में उनको कन्वर्ट करके क्या दिया जाएगा, अंडरलाइंग इक्विटी शेयर इन द होम जुरिस्डिक्शन विद इन 1 ईयर ऑफ डीलिस्टिंग। याद रखना, और जैसे ही उनके पास शेयर आएंगे क्या वो रिमेनिंग शेयर होल्डर बन जाएंगे, एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डीलिस्टिंग प्रोसेस। यानी कि 1 साल के लिए तो खुला ही हुआ है ना, यस, तो ये उस विंडो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। याद रखना, डीआर वाले जो होते हैं ना, नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कब तक नहीं करते, जब तक उनके शेयर कन्वर्ट ना हो जाए। ये ना कहीं और भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, रेगुलेशन 19 पढ़ो क्या लिखा। द होल्डर ऑफ डीआर एंड कस्टोडियन कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट। ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डीआर होल्डर तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब उनको कन्वर्ट करके दोगे डीआर को, किसमें, इक्विटी शेयर में। और क्या डीलिस्टिंग के बाद कंपल्सरली कन्वर्ट करना पड़ता है, और एक बार कन्वर्ट हो गया तो नाउ दे विल आल्सो पार्टिसिपेट। अब आप बोलोगे सर विंडो तो बंद हो गई, नहीं, रिमेनिंग शेयर होल्डर के लिए विंडो अभी भी 1 साल खुलती है, तो क्या ये तब पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब आप मेरा एक काम करना है यार, है ना? देखो सब कुछ आपने वैसे पढ़ा ही हुआ है, ये तो मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। कंपलसरी डीलिस्टिंग वाला जो पोर्शन है ना, प्लीज एक बार खुद से रीड करना, ठीक है? एक बार पूरा रीड कर लेना। मैं बताया तो कहां तक पढ़ना है आपने।
यहां तक पढ़ना है आपको, ठीक है। और एक पॉइंट मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको और बता सकता हूं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। पता है कौन सा? क्या एक बारी शेयर डीलिस्ट हो जाए तो क्या वो दोबारा से लिस्ट हो सकते हैं? तो ध्यान से देखना, उसमें एक बैन लगेगा। अगर शेयर डीलिस्ट हो रहे हैं वॉलंटरी के अंदर तो नो रीलिस्टिंग फॉर 3 ईयर, यानी कि 3 साल तक दोबारा रीलिस्ट नहीं हो सकती। और अगर ये कंपलसरी डीलिस्ट हुए हैं तो बेटा 10 साल का बैन लगेगा। समझ आ गया? नॉर्मली 3 साल का बैन होता है वॉलंटरी में, और अगर कंपलसरी डीलिस्ट हुआ है तो 10 साल का बैन है, आप दोबारा लिस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। एक्सेप्शन है, अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप कंपनी जो कि आईजीपी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे हो, आपको छूट मिल जाएगी। या फिर आपकी डीलिस्टिंग की वजह आईबीसी सेक्शन 31 रेजोल्यूशन प्लान था तो भी छूट मिल जाएगी। यानी कि ये बैन आप पर नहीं लगेंगे। किस किस पर नहीं लगेंगे? स्मॉल कंपनी पे नहीं लगेंगे, जो कंपनी आईजीपी पे लिस्टेड है उस पर नहीं लगेंगे, और अगर डीलिस्टिंग परसुएंट टू आईबीसी सेक्शन 31 है तो भी नहीं लगेगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा, जब हम रीलिस्ट कराएंगे तो क्या दोबारा से एलओडीआर एग्रीमेंट साइन होगा? यस, आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट दोबारा से साइन होगा, लिस्टिंग एप्लीकेशन भी दोबारा से जाएगी, बिल्कुल फ्रेश तरीके से लिस्टिंग होगी, याद, ठीक है। तो मैंने, अब सुन लो ध्यान से, होमवर्क क्या है आपका? आपका होमवर्क है रेगुलेशन 32, 33, 34, 35, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आपके स्टडी मैट में ना, आप चेक कर लेना, आपके स्टडी मैट में ना बस 36 तक ही है शायद, ठीक है, बस यहीं तक है, और एक 40 है, 40 भी मैंने करा दिया। तो ये आपने रेगुलेशंस खुद से कर लोगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? एक बार देखो कितने टाइम की क्लास हो गई है। 1 घंटा 42 मिनट। चलो यार कोई बात नहीं, शक्ल मत बनाओ, पूरा ही करा देता हूं, ठीक है, पूरा करा देता हूं, कोई बात नहीं। आओ देखो, ऊपर हेडिंग बनाओ कंपलसरी डीलिस्टिंग, ठीक है। आराम आराम से 15 मिनट लगेंगे, 32 से लेके 36 तक सारी रेगुलेशन करा देता हूं, ताकि चैप्टर फिर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कहता है कंपलसरी डीलिस्टिंग क्या है? कहता है रेगुलेशन 32 कंपलसरी डीलिस्टिंग बाय स्टॉक एक्सचेंज। आराम आराम से देखना। स्टॉक एक्सचेंज बाय रीजनड ऑर्डर डीलिस्ट ऑन एनी ग्राउंड अंडर, ये कौन सा एक्ट है मालूम है ना? SCRA। आपको मालूम होगा कि किसी भी कंपनी ने जब लिस्टिंग करवाई होगी तो लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर SCRA के अंदर बनाए जाते हैं, तो उसमें साफ लिखा होता है किन कंडीशंस पे आपको डीलिस्ट किया जा सकता है। तो वो कहते हैं अगर कोई भी ग्राउंड एज पर SCRA अगर हमें मिल जाता है तो उन ग्राउंड्स पर हम एक रीजन ऑर्डर पास करेंगे और आपके लिए डीलिस्टिंग के लिए फरमान सुना देंगे, आफ्टर गिविंग कंपनीज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। सिंपल है। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं होना चाहिए था। अब कोई भी कंपनी का शेयर आप ऐसे पकड़ के डीलिस्ट कर दोगे, इतने सारे शेयर होल्डर को बर्बाद करोगे क्या? तो अब उन्होंने कहा फिर सुनो, पहली बात तो ना एक पैनल बनेगा। अब उस पैनल के अंदर देखो कौन होंगे, 2 डायरेक्टर होंगे स्टॉक एक्सचेंज के, उनमें से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा सेबी का जो कि रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर एसोसिएशन। 2 डायरेक्टर किसके होंगे? स्टॉक एक्सचेंज के। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा सेबी रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर एसोसिएशन का। एक रिप्रेजेंटेटिव एमसीए या आरओसी से होगा, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सेक्रेटरी होगा किसका? स्टॉक एक्सचेंज का। तो पहले एक पैनल बनेगा, वो पैनल फाइनली डिसाइड करेगा कि डीलिस्ट होना या नहीं होना। समझ आ गया? तो पैनल कैसे बनेगा? 2+1+1+1। ये 2 कौन है? डायरेक्टर्स। 1 कौन है? रिप्रेजेंटेटिव जो कि सेबी रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमसीए या आरओसी है, और ये सेक्रेटरी है या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब वो कहता है कि भाई तुम डीलिस्ट करने जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पब्लिक से रिप्रेजेंटेशंस लेनी चाहिए?
कि किसी भी पर्सन को अगर हमारे डीलिस्टिंग से आपत्ति है तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, डीलिस्टिंग करने से पहले हम एक नोटिस डाल देंगे इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में कम से कम 15 दिन के लिए फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 15 दिन हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि अगर तुझे लग रहा है कि भाई तू तेरे हिसाब से गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो तू बता, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना है नहीं करना। ठीक है जी, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, स्टॉक एक्सचेंज कंसीडर करेगा सभी रिप्रेजेंटेशंस को और फॉलो करेगा शेड्यूल 3 गाइडलाइंस। पोस्ट डीलिस्टिंग मतलब अगर मान लो रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करने के बाद फाइनली यही डिसाइड हुआ कि हम डीलिस्ट करेंगे, तो पोस्ट डीलिस्टिंग आपको नोटिस डालना होगा किसमें, न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें आपको बताना होगा क्या कि किस वैल्यू पर हम डीलिस्ट करवा रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर, पब्लिक शेयर होल्डर को क्या फेयर वैल्यू मिलेगी, प्रमोटर का नाम, उसका एड्रेस, और सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को बता दिया जाएगा कि हम यहां से इसको डीलिस्ट कर रहे हैं। मान लो एनएससी डीलिस्ट कर रहा है तो वो बीएससी को बताएगा कि भाई मैं डीलिस्ट कर रहा हूं, तू अपना देख ले। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, जब मैं ये बोलता हूं ना चैप्टर 4 नहीं लगेगा, मतलब क्या है पता है? चैप्टर 4 देखो, अब यहां पे ना कई बच्चों को इसलिए समझ नहीं आता, ये देखो अब आपको समझ आएगा चैप्टर 4 का मतलब क्या है। 13 से 31 नहीं लगेगा। जब मैं बोलता हूं ना चैप्टर 4 नहीं लगेगा, मतलब रेगुलेशन 13 से 31 जो आपने पढ़ी थी ना, एस्क्रो, बुक बिल्डिंग, लेटर ऑफ ऑफर, डीपीए, फ्लोर प्राइस एज पर रेगुलेशन 19A 20A, ये कुछ भी नहीं लगेगा। समझ आ गया? ठीक है, तो जहां कंपलसरी डीलिस्टिंग होगी, बोलो जहां कंपलसरी डीलिस्टिंग होगी वहां पर आपको चैप्टर 4 नहीं लगाना है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। चैप्टर 4 प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंपलसरी डीलिस्टिंग, यानी कि 13 से लेकर 31 तक हमने जो भी प्रोसेस पढ़ा था वो नहीं लगेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राइट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर इन केस ऑफ कंपलसरी डीलिस्टिंग। जब भी कंपलसरी डीलिस्टिंग होगी तो हमारे राइट्स क्या है? पहला राइट, स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स को टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू। भाई फेयर वैल्यू कौन निकालेगा? क्योंकि वहां पे तो आप फ्लोर प्राइस निकालते थे, फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस निकालते थे, यहां पे क्या निकलेगी? फेयर वैल्यू। और उसके लिए आपको खुद अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स। स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म करेगा पैनल ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर्स को और उसी में से वैल्यूअर को एक सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स मेंशन्ड इन रेगुलेशन 20, ये किसी काम का नहीं है। प्रमोटर को एक्वायर करने पड़ेंगे शेयर्स, मैंडेटरी है विद इन 3 मंथ ऑफ डीलिस्टिंग। समझ लो, मैं ये डंडा चला दिया उन्होंने बोला भाई ऐसा है, ये फेयर वैल्यू है और इस प्राइस पे तेरे को मैंडेट कर रहे हैं पब्लिक शेयर होल्डर के शेयर्स जो वो टेंडर करेंगे तुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो तुझ पे 10% ब्याज लगेगा अगर तूने 3 महीने में ऐसा नहीं करा। और ये फेयर वैल्यू कौन निकाल रहा है बेटा? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर निकाल रहा है, याद रखना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब ध्यान से सुना ये क्या कह रहा है। कंपलसरी डीलिस्टिंग होगी, अब यहां पे 2 बातें होंगी, या तो 3 महीने में आप पैसा दे दोगे या नहीं दोगे। अब क्योंकि कंपलसरी डीलिस्टिंग हुई है, पहले तो बैन करेंगे हम आपको। किस किस को बैन करेंगे? कंपनी को, उसके होल टाइम डायरेक्टर्स को, कंप्लायंस ऑफिसर को, प्रमोटर को, कंपनीज को, जो जो उसने प्रमोट करी होंगी। ये एक्सेस नहीं कर सकते सिक्योरिटी मार्केट को, ना ये लिस्ट कर सकते हैं, ना ये एक्ट एज इंटरमीडियरी कर सकते हैं फॉर 10 ईयर्स। 10 साल का इन सब पर बैन लगा देंगे बेटा। ठीक है, अच्छा। अब जो फेयर वैल्यू आई थी वो अगर पॉजिटिव आ गई, अगर फेयर वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव, और अगर आपने पे नहीं करा, तो जब तक आप पे नहीं करोगे तो कंपनी क्या करेगी पता है? देखो, कंपनी एंड डिपॉजिटरीज कैन नॉट ट्रांसफर प्रमोटर ग्रुप के शेयर्स, यानी कि इनके शेयर्स को एक तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जितने भी थे वो इनको नहीं दिए जाएंगे, वो भी फ्रोजन हो जाएंगे जब तक आप एग्जिट ऑप्शन ना दे दे। मतलब समझ रहे हो?
फेयर वैल्यू पॉजिटिव अगर आ गई तो आपको पे करना पड़ेगा, और जब तक आप पे नहीं करोगे दोस्तों, ना तो आपके शेयर बेचने दिए जाएंगे, एक तरह से उस पर लियन लग जाएगा, और ना ही आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जितने भी प्रमोटर WTD और कंप्लायंस पर्सन है ना ऑफ डी लिस्टेड कंपनी, ये एलिजिबल नहीं होंगे टू बिकम डायरेक्टर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी टिल एग्जिट इज प्रोवाइडेड। जब तक आप एग्जिट नहीं दे देते तब तक हम आपको किसी और कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी बनने नहीं देंगे। बेटा ये लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज है कंपलसरी डीलिस्टिंग। एक तो बेटा आपके ऊपर 10 साल का बैन लग जाएगा कि ना तो आप सिक्योरिटी मार्केट एक्सेस करोगे, ना शेयर लिस्ट कर सकते हो, और ना ही यू कैन एक्ट एज इंटरमीडियरी। फेयर वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके शेयर को लियन लगा देंगे, एक तरह से आप शेयर ना बेच सकते हो, ना ही आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही आपको कोई बेनिफिट्स मिलेंगे जब तक आप एग्जिट ना दे दो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ना ही आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर एज लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है सर, लो जी खत्म। ठीक है, अब 2 रेगुलेशन रह गई, फटाफट से देख लो। रेगुलेशन, अगर मान लो कोई कंपनी IGP पे लिस्टेड है तो याद रखना इन पे भी चैप्टर 4 नहीं लगता बेटा। इजी है, इन लोगों के लिए थोड़ा प्रोसीजर इजी किए गए। इन्होंने कहा भैया अगर कंपनी कहां पे लिस्टेड है, IGP पे, तो बस कंडीशन सुन लो, बोर्ड अप्रूवल ले लेना, SR पास करा लेना, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर होना चाहिए, बिल्कुल वही वाला सेम चल रहा है। डी लिस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन फ्लोर प्राइस होना चाहिए, लेकिन 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 यहां पे जो फ्लोर प्राइस है ना, ये रेगुलेशन 8 वाला है टेक ओवर कोड का, यानी कि 19A नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि 19A चैप्टर 4 में था और इन पे चैप्टर 4 ही नहीं लगता, तो इसीलिए इनका जो फ्लोर प्राइस निकलेगा ना वो एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पोस्ट ऑफर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे वहां पर क्या था 21 में, पोस्ट ऑफर 90% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे 75 है, और वहां पर और कुछ नहीं था। यहां पे मिनिमम 50% पब्लिक शेयर होल्डर ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट करा हो और अपने शेयर टेंडर करे हो। तो याद रखना तुम्हारी 75 तक पहुंचना है और पब्लिक ने कम से कम 50% आपको दिए हो, ये कंडीशन है। सो मैं आपको ना इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ IGP के लिए। एक बड़ा सिंपल है, चैप्टर 4 नहीं लगता है इनका, ठीक है। इनका जो फ्लोर प्राइस निकलेगा डी लिस्टिंग प्राइस, वो फ्लोर प्राइस ही होगा जो कि एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर कोड होगा, ठीक है। और पोस्ट ऑफर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर प्लस पैक कितनी होनी चाहिए? अप टू 75%, ठीक है ना, या उससे ज्यादा, मतलब 75% और मोर, और 50% या उससे ज्यादा लोग पब्लिक शेयर होल्डर ने टेंडर करे होने चाहिए और इस ऑफर को एक्सेप्ट करा होना चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन इसमें भी पास होगा, बोर्ड अप्रूवल, और शेयर होल्डर रेजोल्यूशन भी पास होगा, ठीक है सर। दोस्तों अब बस एक पॉइंट रह गया हमारा, कौन सा? स्मॉल कंपनीज का। इसमें भी चैप्टर 4 नहीं लगता बेटा, इसमें भी चैप्टर 4 नहीं लगता। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा विदाउट चैप्टर 4, चैप्टर 4 समझ रहे ना, 13 से 31 रेगुलेशन नहीं लगेंगे इसमें, ठीक। इसमें भी उन्होंने देखो यहां पे क्या लिखा है, जो एग्जिट प्राइस होगा ना वो फ्लोर प्राइस या उससे ज्यादा होना चाहिए, और फ्लोर प्राइस अगेन रेगुलेशन 8 के हिसाब से निकलेगा। यहां पर क्या होता है कि जैसे वहां पे था कि आपको 90 तक पहुंचना है, यहां पे उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको कंसेंट लेना है 90% या उससे ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डर का। याद रखना वहां पे था आपको 90 तक एक्वायर करने हैं, यहां पे है पब्लिक शेयर होल्डर में जितने भी 90 या उससे ज्यादा है उनका एक रिटर्न पॉजिटिव कंसेंट। अगर आपके पास पॉजिटिव कंसेंट आ गया तो चल जाएगा, ठीक है। एक्वायरर राइट करेगा इंडिविजुअली टू सभी पब्लिक शेयर होल्डर्स, एक एक शेयर होल्डर से वो बात करके वो उनको कन्विंस करेगा सिर्फ कंसेंट लेने के लिए। क्योंकि एक एक शेयर होल्डर से बात हो रही है तो 75 दिन का समय मिलेगा आपको, ठीक है ना। और एक बार ही 75 दिन में सबके कंसेंट आ गए तो 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। 10% का ब्याज है, स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्ट कर देगा एक बार ही उसको कंप्लायंस लगा फुलफिल होगी। आप समझ रहे हैं, सो इजी। अब बस याद रखना यहां पे स्मॉल कंपनी कौन है वो देख लो क्या है, जिसकी पेड अप कैपिटल अप टू 10 करोड़ और नेटवर्थ अप टू 25 करोड़ होनी चाहिए, एंड है ये, ठीक है ना। और शेयर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इन द लास्ट 12 कैलेंडर मंथ्स।
शुड बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल शेयर। मतलब समझ रहे हैं, इसके जो शेयर ट्रेड हुए हैं वो 10% से कम ट्रेड हुए हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो ये वो कंपनी है जिसके शेयर की ट्रेडिंग भी ज्यादा नहीं हो रही, जिसकी नेटवर्थ और जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है वो भी कम है। ठीक है, और इसको पिछले 1 साल में कोई सस्पेंशन भी नहीं हुआ है। क्लियर है? चलो अब बेटा मैंने तो करा दिया, देखो तुम मेरे से तो मेहनत करवाए जा रहे हो, नहीं ऐसे मेरा पेपर है। चलो एनीवेज, ठीक है, आप बताना मुझे आपको कैसा लगा ये। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है क्लास को, पूरा पहले असाइनमेंट एंड देन उस असाइनमेंट को आपको टाइम से कराना। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, बताना आपको कितना हेल्पफुल रहा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय 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 बाय।